तो आज हम आपको जो कल एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2024 सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का पहला पेपर, हम उस एग्ज़ाम के आज आपको फुल सॉल्यूशंस इस वीडियो में दे रहे हैं। यानी कि आप उस पेपर को अंडरस्टैंड कर सकें कि पेपर में क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या क्या जगह पर इंस्टीट्यूट ने झोल डाल रखा था, किन किन इश्यूज क्वेश्चंस में कुछ इश्यूज थे। हम वो सब डिस्कशन आज इसके अंदर पेपर में करेंगे। हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। उसके अंदर एमसीक्यू का पार्ट मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं और वो एमसीक्यू का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप एमसीक्यू वाला पार्ट जो होगा वहां पर चेक कर लेंगे। और अभी मैं आपके साथ जो करूंगा, जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो सॉल्व करूंगा। मैं सभी क्वेश्चंस करूंगा, चाहे वो चॉइस में आ रहे हो। इसका मतलब मैं आपके पास जो पेपर सॉल्व करूंगा दैट विल बी फॉर 88 मार्क्स। मैं 88 मार्क्स का पेपर सॉल्व करूंगा, जिसमें 70 एक नंबर की चॉइस होती है, एक और 4 नंबर का क्वेश्चन होता है जो चॉइस में होता है, तो 18 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो हम 88 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मेरे साथ साथ आप चलेंगे और आप चेक करेंगे कि आपके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आपके एग्जाम लॉ के हैं तो आप बिल्कुल भी इधर ना बैठें और लॉ का पेपर करने के बाद ही यहाँ पर देखें, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका जनवरी में एग्जाम है तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। मेरे पास ये पेपर ऑलरेडी है और ये पेपर आप अपने पास यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये पेपर है और ये हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये तो मैंने अपने पास खाली फाइल बनाई है और ये मेरे पास एमसीक्यू है। एमसीक्यू में ऑलरेडी कल सॉल्व कर दिए थे, तो एमसीक्यू को दोबारा से मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। जो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं उसकी सीरीज नंबर है RPG2, ठीक है। दिस इज द सीरीज जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं। हो सकता है किसी और की सीरीज में क्वेश्चन आगे पीछे हो, तो उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। ऐसे ही जो मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया था आपके साथ, उसकी जो सीरीज थी वो थी RPG1 जो मैंने सॉल्व किया था, ओके। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये करना जरूरी है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। इन द फॉलोइंग केस रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर अमोर्टाइजेशन। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। वो आपसे क्या मांग रहा है? जर्नल एंट्रीज फॉर अमोर्टाइजेशन, ये उसने मांगा आपसे। इन द बुक्स ऑफ ह्यूज लिमिटेड फॉर द ईयर भी ध्यान से देखेंगे आपको किस ईयर के लिए मांगा है उसने, 2024 एंडिंग 2024 के लिए मांगा है, विद रेफरेंस टू AS 26। यानी कि आपने एंट्रियां जो डालनी है सिर्फ AS 26 के कंटेक्स्ट में डालनी है। वो कहते हैं द कंपनी हैड अक्वायर्ड पेटेंट राइट्स फॉर ₹340 lakhs ऑन 1/4/22। तो इसका मतलब आपके लिए तो सवाल कौन सा है जो सॉल्व कर रहे हैं? 23-24। तो इसका मतलब ये तो पिछले पास्ट ईयर की बात कर रहा है कि पास्ट ईयर में हम ऑलरेडी एक पेटेंट अक्वायर कर चुके हैं। द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लाइफ इज 4 years। अमोर्टाइजेशन वॉज डिसाइडेड इन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज विच आर एज अंडर। इस रेशियो में आपने अमोर्टाइज करना है। तो मुझे फटाफट से बता दो, अगर आपने खरीदा था 1/4/22 को, तो इसका मतलब पहला साल हो गया 22-23, दूसरा हो गया 23-24, अगला हो गया 24-25 और उससे अगला हो गया 25-26। ये टोटल 4 वर्ष हैं, जिसमें से आपको जो अमोर्टाइजेशन करनी है वो किस वर्ष के लिए करनी है? इसके लिए अमोर्टाइजेशन करनी है। तो मुझे आप टोटल बता सकते हैं कि टोटल आपके पास कितने के कैश फ्लोज होने वाले हैं? आप कैसे बताएंगे? +350 +280 +420, तो ये है मेरे पास 1190। तो मेरा जो प्रोपोर्शन बनेगा वो कितना बनेगा? 350 अपॉन 1190। यानी इस रेशियो में मैं अपने पास जो मेरा ये एसेट है 340 का, इसे अमोर्टाइज करूंगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 350 डिवाइडेड बाय 1190 इनटू में 340 और ये अमाउंट आ गया 100। तो इसका मतलब मुझे यहां पर अमोर्टाइज करना है। कितना अमोर्टाइज करना है मुझको? 100 lakhs। ये मुझे अमोर्टाइज करना है। किस ईयर में अमोर्टाइज करना है? 23-24। इसकी जर्नल एंट्री मांगी हुई है, तो हम इसकी जर्नल एंट्री फटाफट से डाल देते हैं।
सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस टू सितंबर 24 एग्जाम्स और ये पेपर का नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग, जो कि है पेपर नंबर 1 और हम कर रहे हैं केवल और केवल पार्ट 2। सॉल्यूशन नंबर 1A। उसने मांगा क्या है आपसे तो उसने मांगा है जनरल एंट्री। मेरे पास पेपर ऑलरेडी है तो मैं भी पेपर से यहां से क्वेश्चंस अपने पास रख लेता हूं, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी। तो उसने मांगा है आपसे जर्नल इन द बुक्स ऑफ ह्यूज लिमिटेड। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी इसके अंदर, अमोर्टाइजेशन of patent account debit to patent being patent written off। एंट्री होगी इस डेट की और अमाउंट होगा 100 lakhs और वर्किंग नोट नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिटर्न ऑफ। तो ये अमाउंट होगा रेशियो ऑफ कैश फ्लोज, ये है 140:350:280:420 और 4 23 24 ये रेशियो हो गई 350/1190 इंटू 340 lakhs इज इक्वल टू 100 lakhs। मेरा पहला सवाल खत्म। कायदे से मैं ये बोलता हूं कि हर सवाल आपको फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना है तो क्या मैं आपके साथ भी ऐसा करूं या अब इसमें ऐसा ना करूं? तो इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको इनकन्वीनियंस होगी। सॉल्यूशन 1B, अच्छा 1B में ही रदर 1A में ही एक और पॉइंट डाल रखा है उसने, 1A का सेकंड पार्ट। तो इसके आगे लिख देता हूं 1A का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब वो हमें क्या कह रहा है, द company had developed know-how by incurring expenditure of 80 lakhs. The know-how has been used by the company since this date. Its useful life is 8 years. From the year of commencement of its use, the company has not amortized the asset till this date. तो 2018 से खरीदा, 2024 तक हमने अमोर्टाइज नहीं किया, 8 साल उसकी लाइफ है, 80 लाख का अमाउंट है। तो आपने सीधी बात है इसकी अमोर्टाइजेशन करनी है तो क्या एंट्री बनेगी, फिर से अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट। जो करंट ईयर की अमोर्टाइजेशन होगी वो तो यहां आ जाएगी और जो आपकी पास्ट ईयर की अमोर्टाइजेशन है वो बन गई प्रायर पीरियड एक्सपेंस टू पेटेंट। इन्होंने आज तक कुछ राइट ऑफ ही नहीं किया था तो अब हम उसको राइट ऑफ करवा देंगे। तो कितना अमाउंट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। रिटर्न ऑफ। तो ये अमाउंट हम कितना राइट ऑफ कर देंगे, तो 80 लाख का अमाउंट है, 80 lakhs है, लाइफ है उसकी 8 years और हमारे पास कितनी लाइफ एक्सपायर हो गई है टिल 31 मार्च 2024। तो 1/4/18 से 31 मार्च 24 तक कितने साल हो गए 6 years। तो 6 साल में से आपके अब 6 साल आपने अमोर्टाइजेशन करनी है तो अमाउंट कितना राइट ऑफ हो जाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 80 इंटू 6/80 6/8 सॉरी इज इक्वल टू 60 lakhs।
जिसमें से फॉर 1 ईयर ये होगा 10 लाख और 5 ईयर का अमाउंट होगा 50 लाख। क्योंकि हमने आज तक कुछ राइट ऑफ नहीं किया था तो अभी दोनों राइट ऑफ करेंगे, तो 10 लाख यहां राइट ऑफ हो जाएगा, 50 लाख यहां राइट ऑफ हो जाएगा, टोटल 60 लाख हम राइट ऑफ कर डालेंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन का अगला पार्ट आ रहा है, बी पार्ट। आओ जी बी पार्ट को देखें। पेंडोरा लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान। तो यानी AS 15 का एक सवाल आ गया, 5 नंबर का सवाल है और वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स ऑन दिस डेट। ये हमारे पास दी हुई है, बेनिफिट पेड का अमाउंट भी दिया हुआ है, इसके अलावा इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का भी अमाउंट उसने दिया हुआ है और इसके अलावा फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स ऑन दिस डेट भी आपको उसने बता रखी है कि हमारे पास उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इतनी है क्लोजिंग में। On 1/4, the company made following estimates based on its market studies and prevailing prices. Interest and dividend income after tax payable by the fund 10.5%, realized gain on plan assets। तो हमको 2% का और अमाउंट मिलेगा तो 2% जुड़ गया, फंड की कोई कॉस्ट है 2% घट गया, अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 10.5%। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ओ माई गॉड, क्या आपको पता चल रहा है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपने जो क्लास में पढ़ा हुआ है ये पहला झोल आ गया क्वेश्चन के अंदर। जो क्लास में पढ़ा हुआ है हम अपने पास इसे कंपाउंड कैसे करते हैं? हम कंपाउंड करते हैं कुछ ना लिखा हो तो हाफ ईयरली। दूसरा इसमें क्या झोल दिखाई दिया मुझको, बेनिफिट कब पे कर रखे हैं और कंट्रीब्यूशन की डेट हम कब लेते हैं, मिडिल ऑफ द ईयर। तो कंट्रीब्यूशन तो चलो मिडिल ऑफ द ईयर में है, 1, 4 और 31 मार्च के मिडिल में है, बट बेनिफिट पेड जो है ये मिडिल ऑफ द ईयर में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसके अंदर कुछ हिसाब लगाना पड़ेगा, कुछ आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा आपके पास ये सवाल में नया पॉइंट डाल दिया। तो देयर इज अ न्यू पॉइंट ऑन इट्स इंटरेस्ट कि आपको जब ब्याज कैलकुलेट करना है तो जिन अजम्पशंस को हम फॉलो करते थे उसके अलग होगा। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा अभी तक कोई भी सवाल हमारे इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में नहीं है जिसमें ये पॉइंट हो। ऐसे क्वेश्चंस हैं बट इन क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया। इसका मतलब रट्टा वाला काम खत्म। आप में से जो लगाकर जाएंगे रट्टा उनमें होने वाला है फट्टा। ओके, you are required to find out the expected and actual return on plan assets on this date। आपने अपने पास एक्चुअल रिटर्न और दूसरी रिटर्न बतानी है। तो आइए मेरे साथ साथ इसको देखें हम जरा। तो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1B। ओके, तो हमने आपको जैसे कराया था आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। आपने ढूंढनी क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। तो मैंने आपसे कहा था बेटा इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने पास एक प्लान एसेट अकाउंट बना लेना चाहिए। तो 1/4/2023 को फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स का बैलेंस BD कितना था, 5 लाख। फिर बेनिफिट पे करे हमने 30/11/2023 को बाय बेनिफिट पेड, ये पे किया हमने 63,000। फिर उसके बाद उसने कहा इनवर्ड कंट्रीब्यूशन 30 सितंबर 23 को आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है 142,000 और 31 मार्च 2024 को उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 7,50,000। आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम चूंकि क्लास में ऐसे करवाते हैं तो मैं ऐसे करवा रहा हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो वैसे एग्जाम में आप रेड पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं यहां रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे फटाफट से बताओ इसका मतलब आपके पास जो रिटर्न आई है, जो एक्चुअल रिटर्न आई है वो कितनी आई है, बैलेंसिंग फिगर। नो फाइंड आउट योर एक्चुअल रिटर्न। तो ये आ गया 7,50,000 प्लस 63,000 -642 कर दो सीधा।
तो ये आ गया हमारे पास 171,000। तो आपकी एक्चुअल रिटर्न तो सीधी सीधी मिल गई। अब बारी आती है कि इसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी थी। अगर वो पता चल जाए तो एक्चुअली का गेन और लॉस भी पता चल जाएगा। ओके, तो हमको अपने पास क्या कर लेना चाहिए, एक कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हमने अपने पास वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया जो हम क्लास में लगाते थे, 1 + r - 1 कर देते थे। हमने वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला है। तो मेरे पास तो कंपाउंड हाफ ईयरली हो नहीं रहा, तो मुझे फटाफट से एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ भाई, 5 लाख के ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होनी चाहिए। रेट कितना दिया उसने, 10.5%। तो पूरे साल का रिटर्न बता दो फॉर 12 मंथ्स। तो दिस इज योर रिटर्न ऑन ओपनिंग बैलेंस, कि आपको इतनी रिटर्न तो मिलनी चाहिए। तो ये कितनी रिटर्न आ गई, 5 लाख का 10.5% इज इक्वल टू 52,500। इसके अलावा आपने अपने पास कंट्रीब्यूशन किया 30 सितंबर को, प्लस कंट्रीब्यूशन 1,42,000 का कंट्रीब्यूशन किया। ये आपने कंट्रीब्यूशन कब किया, ये आपने मिडल ऑफ द ईयर में किया। तो आपको इस पर रिटर्न 6 महीने की मिलनी चाहिए। ये मैंने 10.5 लिखा है, तो आई होप दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 1,42,000 का 10.5% डिवाइडेड बाय 2, 7,455 माइनस जो बेनिफिट पेड है 63,000 का, उस पर तो आपको रिटर्न मिलेगी नहीं। तो आपने वो कब अमाउंट पे कर दिया था, आपने 30 नवंबर को पे कर दिया था। तो कितने महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4/12। तो 63,000 इंटू 10.5% डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 2205। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी हो गई टोटल, 52,500 प्लस 7,455 माइनस 2,205। तो ये आ गई 57,750। दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न। रेदर इसके अंदर वर्किंग नोट नहीं बोलना चाहिए, ये कैलकुलेशन उसने मांगी हुई है। और ये मैं गंदी चीजें भी यहां से हटा दूं, ये फॉर्मूला हटा दूं। अब मुझे फटाफट से बताओ, वैसे इसके अंदर ये अमाउंट कितने का आ गया, दिस इज इक्वल टू 57,750। हमें चाहिए नहीं है एक्चुअली का गेन, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 113,250। खैर सवाल के अंदर जो चीज पूछी हुई थी हमने उसको ऑलरेडी कर दिया है, तो इसका मतलब आपके पास और कोई काम नहीं है। मैं इसका टोटल लगा दूं, प्लस 63,000 इज इक्वल टू 8,13,000। तो क्वेश्चन तो हमारा ये भी पूरा हो चुका, लेकिन इस सवाल में 2 पॉइंट झोल थे। बताओ कौन कौन से झोल थे। जो उसने आपको 10.5% का रिटर्न दिया हुआ है, 10.5%, ये हाफ ईयरली नहीं है, दिस इज ईयरली रेट, ये कंपाउंडेड ईयरली है। Therefore, आप अपने पास 1 + r - 1 अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, इसका मतलब उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है, ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है। बाकी अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में इसकी अच्छी खासी डिस्कशन कर रखी है कि हम कंपाउंड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन अजम्पशंस पे करते हैं। तो उन बच्चों को जिन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है, उन्हें मालूम है कि हम अजम्पशंस लगा रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में डेटा गिवन है, वी डोंट नीड अप्लाई अजम्पशन। तो इंस्टीट्यूट के सभी सवालों में अजम्पशन है, बट इसमें कोई अजम्पशंस नहीं है। देयरफॉर हमको अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सवाल में ये मजेदार पॉइंट था ये। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सी पॉइंट्स, Delta Limited is working on a different projects. Those are likely to be completed within 3 years period. Okay, it recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method for the financial statements for the year 21-22 and 23 for अच्छा, उसने अपने पास percentage of completion method लगाया और उसके हिसाब से उसने इनकम को कैलकुलेट कर लिया।
However, for the income tax purposes, it has adopted a completed contract method. ये क्वेश्चन सिमिलर आप ऑलरेडी करते भी हो अपने पास. Under which it has recognized a revenue of 30 lakh, 52 lakh, 67 lakh for these 3 years. Income tax rate is 30%. Compute the amount of deferred tax asset liability and total expense. लो भाई, क्वेश्चन में आपसे डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी भी मांग लिया और इस बार उसने क्वेश्चन में टोटल टैक्स एक्सपेंस भी मांग लिया. मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, हमारे इंस्टीट्यूट के किसी भी क्वेश्चन में उसने हमसे ये नहीं मांगा हुआ है, टोटल टैक्स एक्सपेंस नहीं मांगा हुआ है. उसने हमसे सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी मांगा हुआ है, टोटल टैक्स एक्सपेंस नहीं मांगा है. बट आई मे बी रॉन्ग, वो एक बार चेक करना पड़ेगा. मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैंने बाई चांस चेक नहीं कर रखा है, इसलिए मैं आपको गारंटी से नहीं बोल सकता हूं. फॉर दीज 3 ईयर्स. तो आइए अब इसके अंदर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करने का सवाल आ गया. दिस इज योर. तो मैं अगले पेज पे करूं ना इसको, 1B के बाद 1C पर आ जाओ. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट करके बताओ डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी. 2021 में आपकी अकाउंटिंग इनकम कितनी है? 2021 में अकाउंटिंग इनकम उसने कितनी बताई है? उसने कहा 34 lakhs. और मुझे बताओ टैक्सेबल इनकम कितनी है जो उसने कैलकुलेट कर रखी है. टैक्सेबल इनकम कितनी बताई उसने? उन्होंने कहा इनकम टैक्स वालों ने कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड में 30 lakhs लिया है. तो मुझे बताओ देयरफॉर जो ये 4 lakhs है, ये बेसिकली क्या है? दिस इज योर टाइमिंग डिफरेंस. क्योंकि अल्टीमेटली इनकम टैक्स वाले भी हमको ये बाद में 4 लाख पर टैक्स लगा देंगे. हम कह रहे हैं 34 लाख की इनकम है, सरकार कह रही नहीं नहीं तुम्हारी 30 लाख की इनकम है, तो 4 लाख जो हमको टैक्स नहीं लगा रहा ना, वो लगा देंगे. अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में लगा देंगे. ये टाइमिंग डिफरेंस है. अगर टैक्स का रेट मैं बताऊं आपको 30% है, तो इसका मतलब ये हो गया 1.2 lakhs की आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है. और कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का. तो मुझे फटाफट से बताओ देयरफॉर जो आपका टैक्स एक्सपेंस में जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए? 1.2 lakhs. और क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा हुआ है कि आपके पास टोटल टैक्स एक्सपेंस बताओ. तो ये टैक्स एक्सपेंस डेफर्ड टैक्स का था. अब आप एक और टैक्स एक्सपेंस बता दो, करंट टैक्स. तो करंट टैक्स का एक्सपेंस कितना होगा? सरकार कह रही है 30 लाख की आपकी इनकम है, 30 लाख के ऊपर 30%. तो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस कितने का हो गया? टोटल टैक्स एक्सपेंस हो गया 9 लाख, यानी 10.2 lakhs. अब बारी ये उठती है कि क्या मैं इसी के 2021 के बगल में ही 2022 बना दूं? तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये नहीं कि हम अपने पास इस तरह से कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं, हम क्लास के अंदर भी करते हैं. और ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो हमने आपको ये बताया हुआ है कि हम कैसे अप्लाई करते हैं. लॉजिकली हमने इसको डेवलप किया हुआ है कि हम ये अपने पास इस प्रकार की प्रेजेंटेशन करेंगे. हालांकि हम उसके अंदर ना यहां तक का ही काम करते हैं, केवल यहां तक का काम करते हैं. और जो ये 1.2 वाला था, ये मैंने अलग से टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने टैक्स टोटल एक्सपेंस मांगा हुआ है, तो हमने वो निकाल दिया 10.20. अब बारी आती है कि हमको अपने पास क्या करना है. हमें अपने पास इसमें से ये हटा दिया हमने 2022. तो अकाउंटिंग इनकम 2022 में कितनी बता रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं 50 लाख, जबकि सरकार कितनी इनकम बता रही है? 52 लाख. लो भाई, सरकार को होश आ गई है और सरकार ने 2 लाख का अपने पास टाइमिंग डिफरेंस क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. 2 लाख उसने हटा दिए. तो मुझे फटाफट से बताओ, इसका मतलब 2 लाख के ऊपर आप अगर आप इसको, या इसे आप ब्रैकेट मत लगाओ, हम अपने पास ब्रैकेट को बाद में लगा देंगे. तो 2 लाख का 30% कितना हो गया? 0.6 lakhs. ये हो गई DTL. ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 1.2 था आपके पास. तो मुझे बताओ अल्टीमेटली 0.6 की आपका नेगेटिव टैक्स एक्सपेंस आ गया. नेगेटिव टैक्स एक्सपेंस. और भूल ना जाएं, हमारे से 52 लाख के ऊपर सरकार कितना टैक्स मांगेगी? 30% का आपसे टैक्स मांगेगी. तो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया? बताओ जी. 52 का 30% इज 15.6.
ऊपर है -6, तो ये हो गया 15 लाख। दिस इज इक्वल टू 15 लैक्स। ओके, 2023 को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में ही। 2023 में आपके पास कितने की इनकम बता रहे हैं हम लोग? हम कह रहे हैं 65 लैक्स है और सरकार कह रही है नहीं नहीं 67 लैक्स है। इसका मतलब हमारे पास यहां पर भी कितने का डिफरेंस आ गया? 2 लाख का। ये भी हमारे पास कितने का डिफरेंस आ गया? 2 लाख का। और ये भी रिवर्सल है। अगर ये भी रिवर्सल है तो अल्टीमेटली आपके पास अब कितने रुपए का अमाउंट आ जाना चाहिए? अब मेरे पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए। तो जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है वो खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये खत्म हो जाना चाहिए तो ये भी हमारे पास कम हो जाना चाहिए। और आपका खर्चा कितने का आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा 67 लाख का 30%। 67 लाख का 30%, ये आ गया 20.1 माइनस कर दो 0.6, तो आपका खर्चा आ गया 19.5 लाख। आप चेक भी कर सकते हैं आपके आपकी 65 लाख के ऊपर कितना टैक्स आ रहा है, उतना ही आंसर आना चाहिए 19.5। 50 का कितना आना चाहिए? 15। और 34 का कितना आना चाहिए? 30%, 10.2। तीनों आंसर आपने वेरीफाई भी कर लिया अपने पास, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन इन रिलेशन टू डेफर्ड टैक्सेस। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, यानी पहले क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 किसका लग रहा है? फाइनल अकाउंट्स का। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024। ओके, तो उसने आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया है और उस ट्रायल बैलेंस के अंदर वो आपसे क्या कह रहा है? वो उस ट्रायल बैलेंस में आपसे कह रहा है कि ये डेबिट है, रुपीज इन थाउजेंड्स है, और उसके बाद उसने आपको बताया कि ये लैंड की वैल्यू है, ये प्लांट है, ये डेटर है, स्टॉक है, बैंक है, एडजस्टेड परचेजेस है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो परचेज एडजस्टेड ही होगी, फैक्ट्री एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स का अमाउंट है, और जनरल रिजर्व का अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सेल्स है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और एक सस्पेंस अकाउंट भी है। On 31st March, company issued bonus shares to the shareholders on 1:2 basis. 1 equity share for every 2 equity shares held. No entry has been made. मुझे फटाफट से बताओ, 1:2 का बोनस निकालेंगे, आपके पास शेयर कैपिटल है इतने की, तो 1 बोनस निकालेंगे 2 के लिए, तो बोनस का अमाउंट कितना हो गया? 100। तो उसने कहा जी हमने अपने पास अभी तक एंट्री डाली नहीं है, तो एंट्री डाल देंगे। तो हम डेबिट किसे करेंगे? जो आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। आपके पास कौन सा रिजर्व पड़ा हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग अपने पास इसे यूज कर सकते हैं। बोनस कितने का अमाउंट है? 27, ये रहा। तो और भी तो यूज करना पड़ेगा। और क्या यूज हो सकता है? और जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है तो जनरल रिजर्व को यूज कर लो, और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। तो जनरल रिजर्व कितना यूज हो जाएगा? 73। तो इसका मतलब पहली एडजस्टमेंट में तो आपको सिंपली ये एक एडजस्टमेंट करनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी इतनी है, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स रीवैल्यूड द लैंड एट 245,000। 1000 में फिगर्स हैं तो 245 हो गई। लैंड की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 148। इसे करना है 245। तो लैंड को कितने रुपए से रीवैल्यू करेंगे? -148। तो लैंड को हम 97 से वैल्यू करेंगे अपवर्ड, और ये जाएगा कहां पर? रीवैल्यूएशन रिजर्व, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 97। तो इसका भी इफेक्ट डाल देंगे। डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 5 अप्रैल। तो इसका क्या देना पड़ेगा? एक नोट, और एडजस्टमेंट कुछ नहीं। एंड ऑल्सो ट्रांसफर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी 5 अप्रैल को ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन तब भी ये एडजस्टिंग इवेंट है। अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको अपने प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डालना है। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। 10% किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट पता नहीं है, तो जब ये पता चल जाएगा तो हम प्रॉफिट का 10% कहां डाल देंगे? जनरल रिजर्व में। Suspense account of ₹3,000 represents cash received on the sale of machinery on first day of the year. Okay, ऐसा पॉइंट आपने क्लास में किया हुआ है। Cost of this machinery was 10,000, accumulated depreciation was 8,000। तो मुझे फटाफट से बताओ, इसका मतलब आपका WDV कितना हो गया? इसका WDV हो गया 2000, और सोल्ड कितने का कर दिया आपने? सोल्ड कर दिया 3000। तो गेन ऑन सेल कितने का हो गया? गेन ऑन सेल हो गया 1000। तो जब आप P&L बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको ये गेन बुक करना पड़ेगा, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ये WDV और उसकी सेल को एडजस्ट करना पड़ेगा।
डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान दें, ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब आपने किस पर रिकॉर्ड करनी है? ऑन कॉस्ट। तो मुझे फटाफट से बताओ आपके पास कॉस्ट कितनी है? तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 520, लेकिन आपने ये सेल कब करी है? सेल आपने फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर दी है। तो अगर 520 का था तो आपकी 10,000 की कॉस्ट उसमें से कम हो गई, तो 510 की कॉस्ट बच गई। 510 की कॉस्ट पे डेप्शन का रेट कितना है? 10%। तो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है 51। तो डेप्शन की एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कितने रुपए की डेप्शन लगा देंगे? 51। और इसके अलावा जो आपने सस्पेंस को हटाया है उसकी एंट्री अगर मैं पूछूं तो एंट्री क्या हो गई? सस्पेंस खत्म हो गया, गेन ऑन सेल आपके पास आ गया 1 का, और इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी खत्म हो गई। कितने की डेप्शन एक्यूमुलेट खत्म हुई थी? 8। और प्लांट भी खत्म हो गया। सस्पेंस आपका डेबिट में था। थोड़ा सा इधर रख देते हैं इसको। तो आपका सस्पेंस डेबिट हुआ क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, सस्पेंस खत्म हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्शन खत्म हो गई 8, प्लांट भी खत्म हो गया 10, और गेन ऑन सेल कितने का आ गया? 1। तो इसके जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसका इफेक्ट ले लेंगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 30%। तो जो भी आपके पास P&L आएगा उस P&L को कम कर देंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स बना देंगे 30% ऑफ X। हम इतने की प्रोविजन बना देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शिवम कंपनीज P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज पर सो एंड सो आफ्टर कंसीडरिंग दी अबव इंफॉर्मेशन। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर। मैं कौन सी प्रीवियस ईयर फिगर लेने लगा था? आइए, तो ये क्वेश्चन 1C के बाद मैं 1D पर आ गया। तो जैसे क्लास में करते हैं वैसे ही करेंगे। मैं अपने पास थोड़ी सी स्पेस की मैनेजमेंट की वजह से इसको पैरेलल बनाऊंगा, आप अपने पास अलग अलग बनाएंगे, ठीक है? तो मेरे पास चूंकि स्पेस का इश्यू होता है तो हम इस प्रकार से ना क्लास के अंदर अपनी जगह बचाने के लिए हम इस तरह से अगल बगल में कर लेते हैं, इसमें देखने में आसानी होती है। तो आप बना रहे हैं किसका? शिवम लिमिटेड का बैलेंस शीट। पहले P&L बना देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L किस ईयर के लिए बना रहे हैं? फॉर 23-24। इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मुझे बताओ जी सेल्स कितने की है? सेल्स है 473। इसके अलावा मुझे बताओ अदर इनकम्स कौन कौन सी हैं? अदर इनकम, तो अदर इनकम में आपके पास देखो, आपके पास एक इक्विटी शेयर्स हैं, डिवेंचर, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट। अदर इनकम में तो कुछ है ही नहीं। एक वो गेन ऑन सेल आया था 1 का 474, ठीक है? अब आगे खर्चे। खर्चों में मुझे फटाफट से बताओ जी, परचेजेस में एडजस्टेड परचेजेस। हम इसके अंदर स्टॉक को एडजस्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने फैक्ट्री लिखा हुआ है। याद है क्लास में डिस्कशन करते थे, अगर ये फैक्ट्री में काम हो रहा है तो इसका मतलब ये परचेज रॉ मटेरियल की है। तो रॉ मटेरियल की परचेज को आप अपने पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं। ओके, तो वही डाली है मैंने। अगर आप वही वर्ड यूज करना चाहते हैं तो ये लीजिए, वही वर्ड यूज कर लो जो आपके एक्चुअल में शेड्यूल में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेजेस का फिगर है नहीं है, फिर भी अगर आप लिख कर देखना चाहो तो परचेजेस की फिगर है नहीं है, क्योंकि परचेज स्टॉक इन ट्रेड की चाहिए। ये रॉ मटेरियल की परचेज है। कैसे पता चला ये रॉ मटेरियल की परचेज है? क्योंकि वर्ड फैक्ट्री लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बाजार से माल खरीद कर नहीं बनाता, ये मैन्युफैक्चरर है। इसका मतलब ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है। और चेंज इन स्टॉक भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक एक ही है और वो रॉ मटेरियल का है तो चेंज इन स्टॉक हमारे पास यहां कुछ आने वाला नहीं है। ये लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं थी। और मुझे बताओ हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन कौन से हैं?
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस चेक करते रहना, कोई एडजस्टमेंट ना हो। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आपके पास कोई भी खर्चा एम्प्लॉय अरे कमाल ही हो गया यार, ये तो एक भी आइटम नहीं है। चेक करते रहना, कोई हिडन एडजस्टमेंट ना हो, नीचे ना लिखा हुआ हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई अब अपन पास काम की बात कौन कौन सी है। एक तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट है, और डिवेंचर इंटरेस्ट अमाउंट है 14। जरा चेक करना एक बार, डिवेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है। एक नया झोल आ गया। डिवेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 14, जबकि डिवेंचर्स कितने के हैं 135 एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे बताओ साल भर का ब्याज बनना कितना चाहिए 13.5, जबकि हमने पेमेंट कितनी कर रखी है, पेमेंट कर रखी है हमने 14, खर्चे में डाल रखा है ना, तो पेमेंट कर रखी है हमने। तो मुझे ये बताओ अगर 13.5 बनता है और 14 दे रखा है, तो 0.5 आपने क्या कर रखा होगा, प्रीपे कर रखा होगा। इसमें मस्ट बी प्रीपेड, जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में जाएगा। ओके, इसके अलावा ये हमारा अदर एक्सपेंस है, ये हमारा अदर एक्सपेंस है, ये हमारा अदर एक्सपेंस है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये हमको चाहिए नहीं है बाकी। तो भाई इसके अंदर तो पीएनएल में कुछ आइटम है ही नहीं है, बल्कि अगर मैं इसको बिल्कुल आपके हिसाब से इसको गंदा काम बिल्कुल हटा दूं, इसको भी हटा दूं मैं, तो मेरे पास जो यहां आइटम आएगी वो कौन सी आएगी। यहां पर सबसे पहले लिखो फाइनेंस कॉस्ट 135 का 10% यानी कि 13.5। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ये हमने कैलकुलेट की थी ना, 51 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी। ओके, इसके अलावा और कोई चीज, अदर एक्सपेंस, ये पहला नोट बनाऊंगा मैं। तो अदर एक्सपेंस में क्या क्या आ गए, एक तो फैक्ट्री आ गई 40, एक एडमिन के खर्चे आ गए, एक सेलिंग के खर्चे आ गए, एक बस एक ही डिवेंचर इंटरेस्ट तो हो चुका। और कौन सी आइटम है, बस 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 बस। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था, बोनस तो हम बाद में करने वाले हैं, रिवोल्यूशन बाद में करने वाले हैं, डिविडेंड को बाद में करने वाले हैं, और मशीनरी का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन को हम कर चुके हैं। टोटल कितना आ गया 82। तो फाइंड आउट योर 226 plus 13.5 plus 51 plus 82 is equal to 372.5 minus 474। तो आपका PBT आ गया 101.5, जिस पर टैक्स एक्सपेंस कितने का बन जाएगा, इसका टैक्स एक्सपेंस 30% है ना, 30%, 30.45। तो पीएटी कितना बन जाएगा 101.5, पीएटी बन जाएगा 71.05। अर्निंग पर शेयर निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आमतौर पे इंस्टीट्यूट भी कैलकुलेट नहीं करता उसको। ठीक है, तो ये हमने पैट तक का काम कर लिया। अब मुझे फटाफट से बताओ, अब मुझे बनानी है इसके अंदर ही, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में ही बैलेंस शीट बना देता हूं मैं। तो ये बन गई बैलेंस शीट एज एट शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल आ जाइए, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितने की आ जाएगी जी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आ जाएगी, थाउजेंड्स के अंदर सवाल है, तो 35 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 350 issued, called and paid up।
तो ये कितने शेयर्स आ जाएंगे? अब आप बोनस निकाल चुके हैं तो ध्यान से मुझे बताना आपके पास शेयर्स कितने हो गए थे। हमने बोनस कैलकुलेट किया था ना, तो हमने बोनस कितना कैलकुलेट किया था 100, तो आपके टोटल कैपिटल हो गई 300। अरे भाई इधर 30 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये हो गया 300। ठीक है, क्या हमको ये नोट देना पड़ता है बोनस इश्यूड? ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹100, क्या ये आपको अपने पास इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? द आंसर इज यस। तो आपके पास यहां शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया 300। अब आ जाओ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखते हैं कौन कौन से रिजर्व है। सबसे पहले आ रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है? 90 का। इसके अंदर आपने माइनस बोनस इशू किया था। बोनस इशू आपने जो निकाला था वो कितना निकाला था? 73, प्लस ट्रांसफर भी किया था आपने इस साल के प्रॉफिट का। प्रॉफिट है 71.05 का, 10% था ना ट्रांसफर, 10%, तो 7.11 कर दो। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस बताओ जी कितना हो जाना चाहिए? 90 ये है, माइनस हमने कर दिया 73, प्लस कर दिया 7.11, तो 24.11। इसके अलावा हमारे पास एक रिवैल्यूएशन रिजर्व भी था। आपने लैंड को रिवैल्यूएशन किया था ना, तो लैंड का रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का निकाला था आपने? लैंड का रिवैल्यूएशन रिजर्व था 97, 245 माइनस 148 की लैंड की बुक वैल्यू थी। इसके अलावा आपके पास है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम था 27, बोनस में 27 ही यूज कर लिए थे, तो ये तो बोनस, ये तो खत्म हो गया। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस दिया हुआ है 48, प्लस नेट प्रॉफिट कितने का आपने अर्न किया था? 71.05, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया था? 7.11। लाइन टेढ़ी हो गई तो लाइन को दोबारा लगाते हैं। अभी भी टेढ़ी हो गई तो भाई लाइन को टेढ़ी हो जाए तो दोबारा लगाना पड़ेगा। अब लग गई ठीक, अब भी लग गई ठीक। चलो, तो हमारा P&L का बैलेंस कितना हो जाएगा? तो काश आप मेरे साथ लाइव होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरी सारी कैलकुलेशन बदल जाती। माइनस कर दो 7.11 इज इक्वल टू 111.94, प्लस कर दो 24.11, प्लस कर दो 97, तो 233.05। ये आपके पास आ गए रिजर्व एंड सरप्लस। और देखते हैं आपके पास और लायबिलिटीज में क्या क्या है। तो इक्विटी शेयर्स हो गए, जनरल रिजर्व हो गया, P&L हो गया, प्रीमियम हो गया, सेल्स हो गई, क्रेडिटर बाद में आएगी, और सस्पेंस अकाउंट हो गया। तो डिबेंचर्स भी आपके पास आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म, पहले आप नॉन करंट लिख दो, क्योंकि आप नॉन करंट लिखोगे फिर उसके बाद आप डालना उसको नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसमें आपके पास डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर्स कितने के हैं आपके पास? डिवेंचर्स है 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। मेरे इसकी बैटरी है ना पेंसिल की, हाँ अभी तो है भाई। तो दिस इज इक्वल टू 135। फिर आ गई मेरे पास करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, यानी कि क्रेडिटर्स। तो वो कितने के दिख रहे हैं मुझको? 35। इकलौती एडजस्टमेंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। एक आ गई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाई थी ना ऊपर, वो बनाई थी 30.45। डिविडेंड का नोट देना है आपने, उसका और कुछ नहीं करना है। दिस इज 30, ठीक है।
तो कितना हो गया 30.45 प्लस 35 प्लस 135 प्लस 233.05 प्लस 300 तो ये आ गया हमारे पास 733.50। अब आ जाओ अपने पास एसेट्स वाली साइड पर, तो नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, तो ये इसका नोट बना देते हैं पीपीई का, पीपीई। इसमें आ गई लैंड, तो लैंड कितने की थी 148 प्लस रीवैल्यूएशन 97, तो कितना हो गया लैंड 148 प्लस 97, ये आनी चाहिए वही वाली ना 245। फिर लैंड के बाद कौन सी आइटम आएगी, इसके बाद आ गया प्लांट एंड मशीनरी, तो इसकी कॉस्ट थी 520 माइनस 10 का आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है, तो आपके पास जो बच गया वो कितने का बच गया 510। एक्यूमुलेटेड डेप्शन आपके पास ओपनिंग बैलेंस में थी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन थी 116 माइनस सोल्ड वाले की डेप्शन थी 8 और न्यू डेप्रिसिएशन आपने लगाई थी 51, ठीक है, तो कितनी हो गई भाई 116 माइनस 8 प्लस 51 159 माइनस 510 351, तो जमा कर दें प्लस अरे भाई ये तो नेगेटिव था ना, 351 प्लस 245 इज इक्वल टू 596। एसेट्स वाली साइड में लैंड हो गई, प्लांट आपको ध्यान दिखाना है लैंड हो गई, प्लांट हो गया, डेटर स्टॉक बाद में लिखेंगे, करंट एसेट में आएगा, परचेज हो गई, फैक्ट्री खर्चे हो गए, बाकी हमारे पास इसमें एक एसेट आ रहा है वो बाद में आएगा, तो मेरे पास सारे के सारे अब करंट एसेट्स हैं। इन्वेंटोरी कितने की है जी इन्वेंटोरी, वो आपको उसने बताई है क्लोजिंग स्टॉक 58। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, वो है 65। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस देखो कहां पर है 14। मेरे हिसाब से लैंड हो चुकी है प्लांट, डेटर, कैश, एक आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आना था ना जो आपका प्रीपेड इंटरेस्ट था 0.5 ठीक है, तो मेरे पास ये हो चुका, बोनस को मैं ऑलरेडी कर चुका, ऑथराइज्ड कैपिटल को मैं कर चुका, लैंड को हमने रिवैल्यू कर दिया, डिविडेंड का नोट देना है मुझको अभी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, प्लांट को बेच दिया, डेप्रिसिएशन लगा दी, टैक्सेशन को मैंने लगा दिया, ठीक है। अब लगाते हैं इसका टोटल 596 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 14.5 733.5, नीचे नोट दे देंगे एक छोटा सा डिविडेंड का नोट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन 5th April 2024 एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, ये प्रपोज रहा होगा 31 मार्च को, उसी को हम लोग अपने पास इस तरह से लिख देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी और कुछ नहीं है, क्या आगे चल सकते हैं, ऑफ कोर्स वीडियो है तब चल ही सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, ये मैंने नंबर गलत नहीं लिख दिया, ये 1D नहीं है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर लिख दूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ओके, शिवम लिमिटेड। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 3A पर, तो 3A पर आएंगे और 3A का क्वेश्चन अगले पेज पे शुरू करेंगे, ठीक है। 3A पर आइए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टोटल सेल्स 380 लाख से, आउट ऑफ विच कैश सेल्स इतनी है, कैश फ्लो बनानी है भाई, तो इसके अंदर मुझे काम की बात बताओ, कैश सेल्स इज द डेटा फॉर कैश फ्लो, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, डेटर से पैसा, ये भी कैश फ्लो है,
टोटल परचेजेस अमाउंटेड टू 20 आउट ऑफ विच 80% वर क्रेडिट। तो 20% कैश परचेज हो गई, ये भी मेरे लिए कैश का पॉइंट है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिटर्स का दिया हुआ है। सप्लायर्स की पेमेंट आ रही है 19 lakhs की। एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइज वर पेड 20 lakhs इन कैश। ओके, फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू वर रिडीम्ड। इश्यूड इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। डिवेंचर्स वर ऑफ 20 lakh एट प्रीमियम वर रिडीम्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो ये तो आपके काम की बात नहीं है। 26 लाख was paid by as per income tax. A new machinery costing 20 lakh was purchased in a part exchange of old machinery. The book value of the old machinery was 13 lakh, but vendor agreed to take the old machine at a higher valuation of 15 लाख। तो 20 लाख की मशीन 15 लाख की पुरानी दे दी, तो वो आपके लिए नॉन कैश हो गई। द बैलेंस ड्यू वॉज पेड इन कैश, तो 5 लाख आपने पे कर दिया होगा। डिविडेंड ऑफ 15 लाख इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वॉज ऑल्सो पेड। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो बंद हो गया, पर इनके सवालों में अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ठीक है, बोला है तो आप भी रिपोर्ट कर देना, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट भी आपने कहा पे कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रेंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग इनकम हो गई। ₹50 लाख इंटरेस्ट वाज अर्नड ऑन एडवांस पेमेंट्स टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। ये कल भी एक एमसीक्यू किया था हमने, उसके अंदर भी ये पॉइंट था। और मेरे पास, मैं बाद में यूट्यूब के वीडियो में देख रहा था, कई बच्चे लिख रहे थे कि सर ये इंटरेस्ट तो हमारी इन्वेस्टिंग आइटम है। नालायको, कॉन्सेप्चुअली चलो, कितनी बार कह चुका, मत लगाओ रट्टे, रट्टे तुम्हें ले डूबेंगे। खाली इंटरेस्ट का रट्टा लगा के चले जाते हो, आगे देखो इंटरेस्ट की नेचर क्या है फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। तो ये कौन सी आइटम है? ये ऑपरेटिंग की आइटम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट कितने का है? 2 लाख रुपए का है। आओ जरा फटाफट से इस सवाल को, बिल्कुल मरियल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3A। सॉल्यूशन नंबर 3A, आपने क्या बनाना है? आपने बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम बताया किसकी बनानी है, लिखा ही नहीं है, तो बस आप लिख दो कैश फ्लो स्टेटमेंट। किस पीरियड के लिए बनानी है? 4 ईयर्स, 2023-24। डेटा किस में दिया हुआ है? रुपीज इन लैक्स। चलिए जी, तो ये मेरे पास आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहली आइटम कौन सी आएगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मुझे सबसे पहले बताओ जी, इसके अंदर लिखा हुआ है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स कहां जाएगी? कैश सेल्स डेफिनेटली हमारे पास नगद है 262 lakhs। उसके बाद आ रहा है रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, तो ये आ गई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। $134 lakhs, ये इसके अंदर प्लस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा कि हमने परचेजेस कर रखी है, तो इसका मतलब ये आ गया पेमेंट फॉर सप्लाईज। इसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए? इसके लिए हमें एक छोटी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू सप्लाईज। मुझे बताओ आपने कैश परचेज कितनी की है? क्योंकि जितनी कैश परचेज है वो तो सप्लाईज को गई ही है ना। तो कैश परचेज कितने की है? 220 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 20%, ठीक है। 80% क्रेडिट है, तो ये हो गया 44 lakhs। और हमारे पास क्रेडिट परचेज कितनी होगी? क्रेडिट परचेज होगी 220 का 80%, तो 220 का 80% ये हो गया 176। अब क्वेश्चन हमें और क्या कह रहा है? कह रहा है हमने पहले भी ओपनिंग क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने थे?
ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 84 लाख माइनस अभी कितने पैसे देने हैं, आखिरी में कितने पैसे देने हैं 92। तो आपने पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितनी कर दी होगी। आप क्रेडिटर अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 176 की आपने माल खरीदा, 84 आपने पिछले पैसे देने थे, तो टोटल 260 देने थे, अब आपने सिर्फ 92 देने हैं। तो आपने इसका मतलब 168 का अमाउंट है जो आपने पे कर दिया होगा क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो ऊपर कैश भी पेमेंट हुई। और देखते हैं और कोई सप्लाईज की बात कह रहा है, सप्लाईज फॉर कंज्यूमेबल्स एंड सर्विसेज प्लस एक और पेमेंट लिखो, पेमेंट फॉर सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ये कितने की है दिस इज 19 लाख। इसके अलावा एम्प्लॉइज, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कितने पैसे दे दिए 20 लाख। इसके अलावा फुली पेड प्रेफरेंस शेयर तो नहीं आएंगे, इक्विटी शेयर नहीं आएंगे, डिवेंचर नहीं आएंगे, टैक्स बाद में आएगा, मशीनरी के अंदर आपने इन्वेस्टिंग में लिखा बाद में आएगा, डिविडेंड आपने लिखा फाइनेंसिंग में, डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में, एक इंटरेस्ट आपने रिसीव भी किया हुआ है वो अलग है, वो रिसीव किया है, मैं पेमेंट ढूंढ रहा हूं। तो पेमेंट कितनी हो गई बताओ जी तो पेमेंट का अमाउंट आ गया, आपने 44 ये पे किया, 168 आपने ये पे किया, ठीक है, और 19 एक और भी पे किया और 20 एक और भी पे किया, तो आपने पेमेंट की है 251। ये हो जाएगा माइनस 251। अच्छा, अब मुझे बताओ इसके बाद क्वेश्चन में और क्या कह रहा है जी। और उसने एक ना बात कही थी, कहता है इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स तो इंटरेस्ट रिसीव किया है ना, तो ये मिला होगा 0.5। और कोई आइटम हमारे पास, एक टैक्सेशन की आइटम आ रही है, तो मुझे बताओ कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया। तो हम टैक्स को लास्ट आइटम में लिखते हैं, तो बाद में लिखेंगे 262 प्लस 134 माइनस 251 प्लस 0.5 145.5 माइनस टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितना था, कहीं लिखा था ना टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड कहां लिखा हुआ था, 26 लाख का टैक्स पेड है तो इसमें से 26 माइनस कर दो, माइनस 26 इज इक्वल टू 119.5। अब मुझे ये बताओ, पहली चीज खत्म हो गई, अब हमारे पास क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो मुझे फटाफट से बताइए जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमें क्या करना है। इन्वेस्टिंग को चेक करते हैं, सेल हो गई, उसके बाद हमारे पास क्रेडिट कस्टमर हो गया, परचेज हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, सप्लायर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गया, फुली पेड शेयर्स आएंगे नहीं, इक्विटी शेयर्स आएंगे नहीं, डिवेंचर्स रिडीम्ड आएंगे नहीं। इन मशीनरी, मशीनरी में आपने पेमेंट की है, मशीनरी परचेज है आपके द्वारा 20 लाख की, माइनस एडजस्ट कर लिया आपने 15 लाख की, तो आपकी मशीनरी कितने की हो गई -5, ये गया। और इसके अलावा कौन सी आइटम है, डिविडेंड, डिवेंचर इंटरेस्ट, एक आपने कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेंट रिसीव किया है, ये कितने का रेंट है 8 लाख का, ये मिला होगा। और कोई चीज है ही नहीं, तो मेरे पास बताओ ये टोटल कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट आइटम कौन सी आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मुझे फटाफट से बताएंगे फाइनेंसिंग के आइटम कौन कौन सी है इसके अंदर, चेक कर लो एक बार, आप भी पेपर में देखते जाओ फाइनेंसिंग कौन कौन सी है। सेल हो चुका, क्रेडिट कस्टमर हो गया, परचेज हो गया, क्रेडिटर हो गया, सप्लाई हो गया, फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, ये आ गया फाइनेंसिंग। इशूड इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग,
डिवेंचर्स का तो पॉइंट हमारे काम का नहीं है क्योंकि आपने उनको इक्विटी शेयर दे दिए। मशीनरी का पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। डिविडेंड वॉज पेड, ये आ गया फाइनेंसिंग। डिवेंचर इंटरेस्ट वॉज पेड, ये आ गया फाइनेंसिंग। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके। तो कितनी आइटम हो गई? 4 आइटम मेरे को अभी और डालनी है इसके अंदर। तो कौन कौन सी 4 है आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले तुमने कहा फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, $32 lakhs। इसके अलावा हमने इशू कर दिए इक्विटी शेयर्स, $24 लाख। इसके अलावा उसने कहा डिवेंचर्स को हमने, ये पॉइंट तो खत्म हो गया बिकॉज आपने एक्सचेंज किया था। मशीनरी का पॉइंट हो चुका था। डिविडेंड पे किया आपने तो यहां लिखो डिविडेंड पेड, और इसका डिविडेंड टैक्स भी पे हुआ है। तो बताओ कि डिविडेंड टैक्स कितना पे हुआ? डिविडेंड टैक्स पे हुआ 2.7। टोटल 15 था, 15 में से 2.7 माइनस कर दो, 2.7 12.3। इसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट भी पे हुआ है। इसके अलावा रेंट रिसीव तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ए भी कर चुके हैं। तो मेरे पास कितना अमाउंट आ गया चेक करते हैं। पहले नेगेटिव वालों को उठा लेते हैं। 32 प्लस 15 प्लस 3 माइनस 24 26। तो नेट कैश ये कितना हो जाएगा आप चेक कर लेते हैं। तो नेट कैश आ जाएगा आपके पास 119.5 प्लस 3 माइनस 26 96.5। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दो। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास 1 अप्रैल को 2। तो क्लोजिंग हो जाएगा 98.5। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, आओ इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3B। तो 3B को देखो। एरोडॉट्स हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट इन थाउजेंड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 each, reserves, general reserve, P&L account, premium, revaluation reserve, investment allowance reserve, statutory reserve, investor infrastructure development reserve 25 और लोन फंड। ऑन 1 अप्रैल 2024, ये 31 मार्च है, 1 अप्रैल की बात कर रहा है वो। कंपनी वांट्स टू बाय बैक 14,000 इक्विटी शेयर्स। तो कर लो एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर। इसका मतलब वो कितने पैसे देगा? 10 रुपए के 30 रुपए देगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पर लो, इसमें तो मैक्सिमम परमिसिबल मांग लिया उसने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और बायबैक इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास। थैंक गॉड, एंट्रियां मांगी नहीं, एंट्रियां मांगी नहीं, सिर्फ पूछा है कैलकुलेशन करके दिखाओ। मरियल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये मेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? बी किसका है ये? 3 का बी। सॉल्यूशन 3B। क्या मांगा उसने? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक अलाउड। तो इसमें हम कितना कर सकते हैं? लोअर ऑफ फॉलोइंग। पहला हो गया शेयर होल्डर टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर टेस्ट जिसे आप बोलते हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60। अच्छा, ऊपर लिख देंगे रुपीज या फिगर्स इन थाउजेंड्स, ठीक है। हम जो फिगर्स लिख रहे हैं सभी रुपीज नहीं, फिगर्स भी, मतलब शेयर्स भी जो लिख रहा हूं मैं थाउजेंड्स में लिख रहा हूं। अच्छा, तो मेरे पास ये अमाउंट कितने का आ जाएगा? दिस इज 25%। तो हम कितना बायबैक कर सकते हैं? 15। ये पहली कंडीशन हो गई।
दूसरा हमने अपने पास देखना है रिसोर्स टेस्ट। आप कितना निकाल सकते हैं, ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन टेक इट आउट। तो मुझे बताओ इसको हम कैसे ढूंढते थे हम देखते थे जो भी आपकी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इस सवाल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, तो जो भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है इसमें क्या क्या जोड़ दिए जाएंगे, फ्री रिजर्व्स अंडर सेक्शन 68। तो मुझे बताओ इसमें फ्री रिजर्व कौन कौन से हैं। एक तो है जनरल रिजर्व, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम, एक है हमारे पास P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट फ्री, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज नॉट फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज नॉट फ्री। तो भाई साहब सिर्फ 3 आइटम है। जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व है 540 और कैपिटल कितने की है, कैपिटल है 600। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 200 और P&L का अमाउंट है 100। तो टोटल हो गया ये 840, टोटल हो गया 1440 डिवाइडेड बाय आपका बायबैक प्राइस क्या है। याद है ना हमने बताया था कैसे कंपनियां फ्रॉड करती हैं। तो आपको पूरी स्टोरी लाइन अगर याद होती है आपको पता होगा कि यार हम क्यों इतना निकालते हैं, क्योंकि फ्रॉड का केस होता है। तो फ्रॉड को रोकने के लिए सेक्शन बनाया गया हुआ है। तो मुझे फटाफट से बताओ हम बायबैक करेंगे किस भाव पर, 30 पर। तो 1440 डिवाइडेड बाय 30। अच्छा मैंने 25% नहीं किया ना अभी इसका 25% का 30, ठीक है। तो अब मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा 1440 का 25% डिवाइडेड बाय 30। वो बहुत ज्यादा आ गया था, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू 12। तो आपके पास ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब आ जाओ सी पर। सी है आपका डेट इक्विटी टेस्ट। इंस्टीट्यूट इसमें बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशंस लगाता है, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। मुझे फटाफट से बताइए जो आपके पास टोटल शेयर होल्डर फंड थे, क्या मैं यहां पर लिख दूं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में माइनस कर दो हाफ डेट डिवाइडेड बाय जो भी आपका बायबैक प्राइस था प्लस पार वैल्यू। तो मुझे फटाफट से बताइए जी, शेयर होल्डर फंड है आपके पास 1440 माइनस हाफ डेट 2000 का आधा डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस 10 रुपए। तो मुझे बताओ जी सॉल्व करके कितना आ गया, 1440 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 40 11। तो मुझे बताओ लोएस्ट कितना आ गया इन सब का, ग्यारह 12 और 15 इज 11। हेंस कंपनी कैन बाय बैक ओनली 11,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर। 14,000 बायबैक करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, बायबैक का प्राइस कम करना पड़ेगा। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ वेल लिमिटेड एंड नाइस लिमिटेड ऑन 31 मार्च। उन्होंने 2 कंपनियों की बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड कर दी है, नाइस लिमिटेड एंड वेल लिमिटेड, रुपीज इन 1000। क्या मजे की बात है, ऊपर वेल और नाइस लिखा है, यहां पर नाइस और वेल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ऊपर लिखा है वेल एंड नाइस और यहां लिखा है नाइस एंड वेल। तो मेरे लिए तो अब ये काम का हो गया ना, रुपीज इन 1000 से। शेयर होल्डर फंड है आपको दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। ये जिस बच्चे की मैंने लिया था उसने ये कटिंग कर रखी है, वैसे कोई कटिंग नहीं है, तो जो फिगर्स हैं वही करेक्ट मानी जाएंगी। ओके, वो स्टूडेंट ने कुछ कर रखा होगा जिस बच्चे से मैंने कॉपी ली है।
फिर मेरे पास आ गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर आ गए ट्रेड पेबल, फिर आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर आ गया मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर है इन्वेंटरी, फिर आ गया मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, और फिर आ गया मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे लिखा हुआ है हमारे पास शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच, साथ में 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैलेंस इन द P&L ये घाटे में आ रहा है, 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म 4525 वाला ये फिगर ठीक है ना, बस 4525 लॉन्ग टर्म लोन। डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल आर एज फॉलोज। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर और बीआर है, और ट्रेड पेबल के अंदर हमारे पास ये दो आइटम्स हैं, ठीक है। ऑन दिस डेट नाइस लिमिटेड एब्जॉर्ब्स बिजनेस ऑफ वेल लिमिटेड। नाइस ने एब्जॉर्ब किया है, नाइस ने किसको ले लिया, वेल को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हमारे पास कौन सी कंपनी हो गई, दिस इज द न्यू कंपनी एंड दिस इज आवर ओल्ड कंपनी। वो कहता है जी ऑन फॉलोइंग टर्म्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वेल लिमिटेड दे विल रिसीव 3 इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। क्या ये पीसी का पार्ट है बाय नेट पेमेंट मेथड? द आंसर इज यस। The debenture holders of Well Limited are to be allotted such 9% debentures in Nice Limited as would bring the same amount of interest. कह रहा है 10% डिबेंचर्स को हम अलॉट करेंगे, 9% डिबेंचर जिससे उनका सेम ब्याज आए। तो मुझे बताओ डिबेंचर्स कहां पर हैं? ये रहे 900 के डिबेंचर हैं। कह रहा है 900 के डिबेंचर को जिनको अभी ब्याज मिलता है 10%, हम इतने डिबेंचर देंगे 9% वाले जिससे उनका सेम ब्याज आए। तो बताओ जी फटाफट से, इसका मतलब 1000 देने पड़ेंगे तभी तो 90 आएगा उसका। यानी हम 1000 के डिबेंचर इशू करेंगे उनको। ये पीसी का पार्ट बाय नेट एसेट मेथड अगर पीसी होगी तो आएगा। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी पेड एट 10% डिस्काउंट। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम देना है बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट पार, लेकिन जो शेयर इशू करने हैं वो पार पे इशू करने हैं। ये भी पीसी है और ये भी नेट पेमेंट मेथड की है। तो मैं आपसे कह सकता हूं इक्विटी की भी डिटेल अवेलेबल है, प्रेफरेंस की भी है। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस की पेमेंट डिटेल्स हैं तो कौन सा मेथड लगाएंगे? तो कौन सा मेथड लगाएंगे? फिर पेमेंट मेथड लगाएंगे, ठीक है। बैंक्स एग्री टू वेव ऑफ यानी छोड़ देगा लोन ऑफ ₹270 ऑफ द वेल लिमिटेड। वेल लिमिटेड का वो अपना बैंक लोन छोड़ देगा। ओके। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वेल लिमिटेड आर रीइंबर्स्ड बाय नाइस लिमिटेड 55,000। इन्वेंटरी ऑफ वेल लिमिटेड इज टेकन ओवर एट 10% मोर देन देयर बुक वैल्यू बाय नाइस लिमिटेड। ये सब आपको एसेट्स और लायबिलिटी की बातें बता रहा है। डेटर्स इंक्लूड 215 रिसीवेबल फ्रॉम वेल, ये कॉन्ट्रा आइटम आ गई। दिस इज योर कॉन्ट्रा आइटम। प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी of Well Limited are revalued at 20% above their book value. Okay. The remaining assets and liability of Well are taken over at book value. You are required to generalize the entries in the books of Nice Limited and prepare the balance sheet of Nice Limited on this date. आपने ये सब काम करना है। आइए मेरे साथ साथ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई झोल मुझे नहीं दिखाई दिया। ये क्वेश्चन था कौन सा वाला? 4। सॉल्यूशन नंबर 4। आइए जी मेरे साथ साथ सॉल्यूशन नंबर 4 में आपने अपने पास करना क्या है? उसने मांगा कि आपसे, उसने कहा जी आपको जनरल एंट्रीज करनी है। तो आप चुपचाप सबसे पहले तो क्या कर लो, पीसी निकाल लो। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या हो गया इसको? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। रुपीस किस में दिए हुए हैं? रुपीस इन थाउजेंड्स हैं, तो मैं फिगर्स इन 1000 कर देता हूं। फिगर्स इन थाउजेंड्स, यानी मैं सभी इक्विटी शेयर भी 1000 में लिखूंगा, हर चीज 1000 में लिखूंगा। ओके। हम यहां पर गाना भी गाते थे क्लास में, पेमेंट टू पेमेंट इन। वर्किंग एंड अमाउंट। तो सबसे पहले पेमेंट टू, अब पढ़िए जरा इसके अंदर क्या कह रहा है। तो वो हमें कह रहा है जी पेमेंट करनी है, कहां गया क्वेश्चन में? ये तो ये रहा पिछले पन्ने पर।
इक्विटी शेयर, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर इन्हें क्या देना है, इक्विटी शेयर। हर 5 के बदले में कितने शेयर देने हैं, 3 शेयर। नंबर ऑफ शेयर बताओ वेल कंपनी के। वेल कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 125, तो आपने कितने शेयर इशू करने हैं, अब आप निकाल लो। 125 इंटू 3/5 75, ठीक है। 125 का 60%, यही है ना, 75 शेयर देने हैं। किस भाव पर देने हैं, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। नाइस कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, यानी कि 120 रुपए का देना है। 75 इंटू 120, 9,000। फिर वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है जी साथ में डिबेंचर होल्डर तो यहां आएंगे नहीं। फिर आ गया पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देने हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर देने हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर पे करने हैं वो 10% डिस्काउंट पर देने हैं। तो मतलब मुझे 1800 का जो अमाउंट है उसका कितना अमाउंट पे करना है, 90%। तो 1800 का 90% कितना हो गया, 1620 पे करना है। अच्छा 1620 जो देना है वो देना किस में है, पार में इशू करना है। एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, तो 16.2 शेयर देने हैं इंटू 100 ईच, 1620। और हमारे पास पीसी में कोई चीज आनी है और पीसी में कुछ भी नहीं है, तो परचेज कंसिडरेशन आ गई 10,620। क्वेश्चन ने आपसे मांगी है एंट्रीज, तो फटाफट से मुझे बताओ अब मेरा सवाल में क्या शुरू हो गया, जर्नल ऑफ नाइस लिमिटेड। पहली एंट्री, बिजनेस परचेज टू liquidator of well limited being बिजनेस परचेज। नंबर 2, और मुझे क्या करना है, मुझे एसेट्स लेने हैं। एसेट पर तो बड़ी सारी उसने बातें करी हुई हैं तो हम एक काम करते हैं, इनके एसेट्स को उठाते जाते हैं और इनके एसेट्स को लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, $16,380। इसके बारे में उसने क्या बोला था, इसको कितने पर ले जाना है 2 पन्नों का तो सवाल है। 20% अबव 1.2 टाइम्स, इतने का ले जाना है, अभी लिख दूंगा मैं, ठीक है। और अगला एसेट बताओ कौन सा है, इन्वेंटरी, वो कितने का है 870। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको 10% मोर देन वैल्यू पर ले जाना है। अगला एसेट कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में अलग अलग आइटम दी हुई हैं, एक तो डेटर लिखा हुआ है और डेटर का अमाउंट कितने का है 1800। और डेटर को कितने पर ले जाना है, डेटर को देखते हैं, डेटर ऑफ नाइस, वो तो कॉन्ट्रा की आइटम हो गई, डेटर पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो डेटर तो इसका मतलब 1800 के ही ले जाएंगे। तो ऐसे लिख देते हैं ना, डेट, ये 1800 लिखने की नीचे जरूरत ही नहीं थी मुझको। और ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, जो कॉन्ट्रा है वो बाद में होगा, पहले टेक ओवर करेंगे फिर कॉन्ट्रा होगा। बिल्स रिसीवेबल मुझे बताइए, बिल्स रिसीवेबल कितने के दिए हुए हैं 150। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं लिखी हुई है। अच्छा, और हमारे पास कौन से एसेट बच गए, तो एसेट साइड में 16,380 वाला एसेट लिख दिया, 870 वाला एसेट लिख दिया, 1950 लिख दिया। कैश तो है नहीं है, तो हमारे पास तो सारे के सारे एसेट इसके खत्म हो गए। 16,380 का 1.2, 19,656, 870 का 1.1, 957। अच्छा, अब क्रेडिट क्या क्या करना है, अब लायबिलिटीज में चेक करते हैं। तो क्रेडिट के अंदर आपके पास कौन कौन सी आइटम्स हैं, एक तो है लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसका शेड्यूल नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है जी डिबेंचर होल्डर्स। तो उसके डिबेंचर होल्डर्स जो कि कितने के ले जा रहे हैं 1000 के, पता चल गया ना। वो कह रहा है 900 वालों को हम 10% ब्याज देते हैं, ऐसा बताओ कौन सा रेट लगाएं जिससे हमारे पास
वही ब्याज आ जाए तो डिबेंचर होल्डर को हम इतने का लेंगे। इसके अलावा लोन फ्रॉम बैंक्स, इसमें लिखा था ना बैंक ने वेव कर दिया लोन, शायद 270 का वेल के अंदर लोन वेव कर दिया, 4525 माइनस 270 वेव कर दिया, तो कितना हो गया 4525 माइनस 270 4255। तो लायबिलिटी में हमने डाल दिया है, कौन सा वाला डाला है, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का 2 आइटम थी वो दोनों डाल दी है। अब कौन सी आइटम है, ट्रेड पेबल, इसके अंदर भी 2 आइटम है, टू ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं था 4400, और ट्रेड पेबल बीपी 450। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन सी लायबिलिटी है, कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी आ रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और इस पर भी आपके पास सवाल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है। तो कितने की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं आपके पास, 1975 टू बिजनेस परचेज 10,620। देखो बाकी डिफरेंस कहां आता है, बीइंग सन्ड्री एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो आओ जरा इसका टोटल लगा के देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास। 19,656 प्लस 957 प्लस 1800 प्लस 150 इज इक्वल टू, तो ये टोटल आ रहा है साहब, आपको नहीं लिखना, मैं आपके लिए बताने के लिए कर रहा हूं, 22,563। 22,563 1000 प्लस 4255 प्लस 4400 प्लस 450 प्लस 1975 प्लस 10,620 22,700। तो मैं इसमें से माइनस कर दूं 22,563, 137 के आगे जी गुडविल। ठीक है, तो हमने अपने पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। अब इसके बाद अभी और भी एंट्रीज है मुझे अपने पास, क्योंकि सवाल में एंट्री मांगी हुई है, लिक्विडेटर ऑफ वेलनेस लिमिटेड, इन्हें क्या पे करना था, आपने इन्हें देनी थी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मुझे फटाफट से चेक करके बताओ आपकी शेयर कैपिटल कितनी है ऊपर, 75 इंटू 120, तो 75 इंटू 100 कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बन गया इसका, ये हो गया 1500। और क्या देना है, जो प्रेफरेंस शेयर देने हैं ध्यान देना वो पार पे दे रहे हो आप, तो प्रेफरेंस शेयर 1620, रेट क्या है प्रेफरेंस शेयर का, 10% प्रेफरेंस शेयर। बीइंग पीसी पेड। अभी कुछ और भी काम करने पड़ेंगे, क्या जो डिवेंचर होल्डर्स थे उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी मुझको, भाई ऊपर तो डिवेंचर होल्डर टेक ओवर किए ना हमने, तो डिवेंचर होल्डर कितने टेक ओवर किए थे, 1000, तो इन्हें आप क्या देंगे, 9% डिवेंचर देंगे ना, कितने वाले डिवेंचर थे, 9% डिवेंचर्स देंगे आप इनको। बीइंग डिवेंचर्स सेटल्ड। अच्छा मुझे बताओ फिर इसके बाद और क्या करना है हमने, और क्वेश्चन में कुछ था क्या। डिवेंचर होल्डर को तो हम अलॉट कर चुके, पीसीबी हम अलॉट कर चुके, बैंक अपना वैसे ही रिवैल्यू कर दिया, खर्चों को आपने नई कंपनी पे कर रही है, गुडविल में ये भी चला जाएगा। गुडविल में आ गया, कितने रुपए आ गए गुडविल में, 55 टू बैंक। फिर मुझे बताइए गुडविल के बाद और क्या था, इन्वेंटरी हो चुका है, डेटर का कोई कॉन्ट्रा भी करना है। तो क्रेडिटर इन द नेचर ऑफ बीपी डेबिट्स टू
डेटर है, ये अलग अलग है ना, तो हम वही वर्ड यूज करते हैं जो उन्होंने यूज कर रखा है। उन्होंने बस यूज किया हुआ है डेटर इन क्रेडिटर, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी लिखने की जरूरत ही नहीं। 215 टू डेटर बीइंग कॉन्ट्रा कैंसल्ड। प्रॉपर्टी हो चुकी है, बाकी सब कुछ कर चुके हैं, और तो कुछ था ही नहीं, तो आपका पहला काम तो इसके अंदर भी खत्म हो गया। अमेलगमेशन के इस क्वेश्चन में यहां तक तो खत्म हो गया। अभी आपको क्या बनाना है, अभी आपको उसने कहा बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाओ। बनाओ जी। तो ये बन रही है हमारे पास बैलेंस शीट ऑफ नाइस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024, फिगर इन थाउजेंड्स। ठीक है, पर्टिकुलर नोट अमाउंट, अब हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ नाइस। तो अब मुझे बताओ जी, नाइस की शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है? ऑथराइज्ड की तो जानकारी नहीं है, तो लिखा हुआ है इशूड, कॉल्ड एंड पेड अप। तो ये है आपके पास 31,500 प्लस आपने पीसी में पेमेंट की है, तो आपने इक्विटी शेयर इशू किए थे 7,500। ठीक है, और तो कोई शेयर इशू ही नहीं किए, तो हमारे पास ये 31,500 में ये इक्विटी शेयर बन गए। ठीक है, इक्विटी, ये भी इक्विटी है। 31,738 39,000। तो कितने शेयर हो जाएंगे ऑफ 100 ईच? 390 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, और क्या है हमारे पास? 9% रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपके पास कितनी है? 9,500, और आपने वहां पर 1,620 की और दी थी जहां तक मुझे याद है। तो 9,500 प्लस 1,620 इज इक्वल टू 11,120। तो ये शेयर कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे हमारे पास 95 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 11,111.2 शेयर्स ऑफ 100 ईच। आपकी टोटल शेयर कैपिटल हो गई 1110 प्लस 39,000 इज इक्वल टू 50,120। अच्छा, फिर उसके बाद अगली आइटम पर आ जाइए। अब आ गए आपके रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो कितने का है? 19,500। और आपने अभी भी यहां पर ये पीएनएल का बैलेंस मानेंगे, अभी भी आपने एक सिक्योरिटी प्रीमियम जनरेट किया था, शायद 1,500 था। ठीक है ना, आपने जब एंट्रियां डाली थी तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का डाला था? सिक्योरिटी प्रीमियम था, ये रहा 1,500 का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डाल दिया, तो ये कितना हो गया? 21,000। चलो जी, बैलेंस शीट में अगली आइटम कौन सी आएगी? ये दोनों आइटम के बाद है नॉन करंट लायबिलिटी, और वो आइटम भी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका भी नोट बनाना पड़ेगा हमको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये नंबर 3 पे आपके पास दिया हुआ है 9% डिवेंचर्स।
ये आपको दिए हुए हैं कितने के, 11,200, और आपने अभी अभी इशू किए, इशूड इन वेल कंपनी। ये आपने शायद 1,000 के इशू किए थे ना, तो ये हो गया 12,200। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक और भी आ रहा है, लोन फ्रॉम बैंक। ये आपने ऊपर टेक ओवर किया था डिफरेंट वैल्यू पर, कितने का लोन फ्रॉम बैंक लिया था आपने? लोन फ्रॉम बैंक था 4255। तो ये आपका आ गया 12,200 प्लस 4255 इज इक्वल टू 16,455। फिर बैलेंस शीट के अंदर यहां तक पहुंच गए, अब आ गई करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में आ गया सबसे पहले ट्रेड पेबल। इसका भी नोट बनाना पड़ेगा मुझको। ट्रेड पेबल में लिखा हुआ है नाइस लिमिटेड में क्रेडिटर्स कितने के हैं, 14,750, प्लस हमने वेल कंपनी से कितने लिए थे? वेल कंपनी से लिए थे 4,400, और कॉन्ट्रा कितने कर दिए थे? ये वेल लिखा है मैंने, थोड़ा सा गंदा लिखा है, वेल कॉन्ट्रा किए थे 215, तो ये हो गया 14,750 प्लस 4,400 माइनस 215, 18,935। और क्या चीज है? बीपी। तो बीपी का अमाउंट कितने का है? बीपी का अमाउंट है जी 990, और वेल कंपनी से कितने लिए थे? वेल कंपनी से लिए थे 450, तो ये हो गया 1440। ठीक है ना, 990 प्लस 450, 1440 प्लस 18,935, 20,000, 20,375। फिर आ गया आपके पास अगली आइटम। अगली आइटम कौन सी है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग इन नालायकों ने बाद में दी हुई है, ऊपर लिखनी पड़ेगी शॉर्ट टर्म बोरिंग, और इसके अंदर खाली एक ही अमाउंट है 1975, नोट की जरूरत नहीं है। फिर आ गए नॉन करंट एसेट्स में पीपीई एंड इंटेंजिबल्स में पीपीई और इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल में ऐसे खाली गुडविल है, चलो लिख देंगे, उसका भी नोट बना देते हैं। ठीक है तो 5 और 6। पीपीई पर आ जाओ, पीपीई का नोट नंबर है 4। ओ माय गॉड, मेरे पास तो नोट नंबर 4 है ही नहीं है। ये देखो, कमाल है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है नोट नंबर 4, ठीक है, पर नोट नंबर 4 तो मेरे पास है ही नहीं है, खत्म। तो आपको नोट नंबर 4 के अंदर तो डायरेक्ट ही काम कर लेना है आप, ठीक है तो पीपीई का अमाउंट कितने का हो गया? 62,550, और उसके यहां से जो टेक ओवर किए थे वो कितने के किए थे? वो किए थे 19,656 प्लस 62,550। पता ही नहीं है कौन से हैं, जब उसने डिटेल नहीं दी तो हम क्या करें। तो ये आ गया 82,206, 82,206। इनटेंजिबल में कौन आएगा? गुडविल। गुडविल आपके पास दो जगह पर आई थी। गुडविल कहां कहां पर थी? एक तो गुडविल थी 137 और एक थी 55। 137 प्लस 55, 192। एसेट्स में हमारे पास अगली आइटम आ रही है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई चेंज नहीं है तो चुपचाप लिख दो इसको। फिर है करंट एसेट्स में इन्वेंटोरी,
तो आप इसको बेशक चाहें तो इकट्ठा कर सकते हैं। 300 प्लस ऊपर से इन्वेंटरी कितनी आई है, ऊपर से आई है हमारे पास 957। फिर आ गए मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल, इसका नोट बनाना पड़ेगा। फिर मेरे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका भी नोट बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पे नोट बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये नोट की जगह हो गई मेरे पास यहां पर नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में पहला कौन सा ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स। डेटर है मेरे पास 6200 के, माइनस कर दिया आपने कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा कितना किया था, 215 प्लस वेल कंपनी से कितने आए थे, 1800। और बीआर कितने के थे आपके पास, हमारे थे 390। और वेल कंपनी से कितने आए थे, वेल कंपनी से आए थे 150। कैश ओपनिंग बैलेंस कितने का कैश था आपके पास, कैश का ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 4800। आपने एक पेमेंट की थी खर्चों की, शायद 55 था ना, और वहां तो उसके पास कुछ था नहीं। चेक कर लें, कैश इतना ही है ना जी, इतना ही है। तो नाउ 4800 माइनस 55 इज इक्वल टू 4745। थ्री 390 प्लस 150 इज इक्वल टू 540। 6200 प्लस 1800 माइनस 215, 7785 प्लस 540, 8325। और दूसरा आ गया 4745 प्लस 4745 प्लस 1257 प्लस 22,500 प्लस 192 प्लस 82206, 119 225 माइनस 20,375 माइनस 1975 माइनस 16,455 माइनस 21,000 माइनस 59 5120 5120। 9300 की कोई आइटम छूट गई क्या हमसे, 9300 का क्या था हमारे पास, 9300 के लोन फ्रॉम बैंक्स हैं, ये मैंने अपने पास जोड़े हुए नहीं हैं। लोन फ्रॉम बैंक्स कहां पर लिखा मैंने, लोन फ्रॉम बैंक्स, ये देखो लोन फ्रॉम बैंक्स था 4255 प्लस 9300 प्लस 4255, तो मेरे पास ये अमाउंट आना चाहिए 13555, ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 12,200 25 755। तो हम अपने पास यहां पर भी उसको लिख सकते हैं 25 755। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लस 50,120 प्लस 21,000 प्लस 1975 प्लस 20,375। तो ये अब क्या टोटल आ गया 119,225। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, देखो पूरा पेपर आप करते हो 3 घंटे में बैठ के, तो हालत तो खराब होती है पेपर के अंदर थकान तो होती है, और बिना ब्रेक के करते हो। क्लास में तो कभी आपने मुझे छोड़ा नहीं ब्रेक के, तो वहां आपको बिना ब्रेक के काम करना पड़ता है। ये कौन सा यहां शुरू हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अभी 5 भी बचा और 6 बचा, 2 क्वेश्चन बचे हैं। रवि कितना टाइम हो चुका हमको बैठे हुए, मैं बस देखना चाहता हूं कि यार कमर में दर्द क्यों हो रही है। 1 घंटा और 38 मिनट हुए हैं, ओके। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बच्चों का तो वैसे एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। वो 20 मिनट में हो जाएगा, तो 2 घंटे में पेपर खत्म, 1 घंटे के एमसीक्यू। हालांकि मैंने कल एमसीक्यू आधे घंटे में किए थे, तो यानी अल्टीमेटली 2.5 घंटे में पेपर खत्म होता है।
पर मैं आपके पास यहां पर क्वेश्चन एडिशनल करूंगा तो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। On 1st February, Best Limited acquired 80% share capital of Cool Limited for 14,80,000. Okay. On 31 March, Best Limited acquired 25% share capital of Good Limited. ये क्वेश्चन उसका होगा ना कंसोलिडेशन का जी। तो आप मुझे फटाफट से बताओ 80% पे क्या बन गई हमारी सब्सिडरी और 25% पर क्या बन गई हमारी एसोसिएट्स। ये लग गया AS 21, वो लग गया AS 23। ध्यान देना ये लास्ट डेट पर आपने करा है और ये 1 फरवरी, मतलब 2 महीने का ही सिर्फ पीरियड है आपके पास। ओके, और देखते हैं। द फॉलोइंग आर दी बैलेंस शीट ऑफ द बेस्ट कूल एंड गुड। नाम एक बार चेक कर लें, कूल कौन है? कूल हमारी सब्सिडरी और गुड हमारी एसोसिएट है। तो ये हमारी एसोसिएट हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, ये पेरेंट हो गई। रुपीज नॉर्मल है। इक्विटी शेयर्स हमारे पास इतने इतने दिए हुए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें नहीं है, इसमें डिवेंचर्स भी हैं और जनरल रिजर्व भी है और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है, करंट एसेट्स भी हैं, ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग बीपी भी है और सेल्स भी है और रॉ मटेरियल भी है और वेजेस भी हैं और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी हैं। The profit and loss account of Cool Limited showed a credit balance of 30,000 on 1st April. कह रहा है आज से 1 साल पहले पीएनएल का बैलेंस कितना था वो यहां पर बता रहा है। इसका ओपनिंग बैलेंस था 30,000 1 अप्रैल को। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर का पीएनएल कितना होना चाहिए, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 2,40,000। जनरल रिजर्व इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व कहता है ब्रॉट फॉरवर्ड है, तो जनरल रिजर्व ये रहा। ये ओपनिंग बैलेंस भी 240 है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी पोस्ट में हमने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। ऑन 31 मार्च ऑल दी बिल्स पेबल, असल में इन्होंने बिल्स पेबल ट्रेड पेबल में जोड़ रखे हैं, ठीक है। ऑल दी बिल्स पेबल इन कूल, तो कूल कंपनी कहां पर है? कूल कंपनी ये रही, इसकी बात कर रहा है 4,10,000 की। कूल्स बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेंसेस इन फेवर ऑफ बेस्ट लिमिटेड। कहता है ये सारे के सारे बिल्स हमने बेस्ट को दे रखे हैं। हाउएवर ऑन दैट डेट बेस्ट लिमिटेड हेल्ड ओनली 3 लाख ऑफ दीज एक्सेप्टेंस, रेस्ट बीइंग इंडोर्स। तो आप कॉन्ट्रा कितना कर देंगे? आपके हाथ में ही 3 लाख है तो कॉन्ट्रा 3 लाख कर देंगे। बेस्ट लिमिटेड परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख फ्रॉम कूल लिमिटेड ऑन 1 जून 2023 एट अ प्राइस ऑफ 6.5 लाख। ओके, इसका मतलब हमारे पास 6.5 लाख रुपए के अंदर हमने ये ट्रांजैक्शन की है 1 जून को। ध्यान दें 1 जून 2023 को। और आपने ये कंपनी अक्वायर कब करी थी? आपने कंपनी अक्वायर की थी 1 फरवरी 2024 को। इसका मतलब प्री पीरियड के अंदर आपकी ये सेल परचेज हुई है जिसके अंदर आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अभी तक कितना दिख रहा है? 1.5 लाख। बेस्ट ने परचेज किया है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। एंटायर गुड्स बचे हुए हैं तो इसका मतलब यूपी हो गया, प्री पीरियड से एडजस्ट करना है 1.5 लाख रुपए का। ओके, ऑफ कोर्स स्टॉक से भी एडजस्ट करना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए। Best is preparing consolidated statements on this date. Okay, you are required to calculate. अब इस क्वेश्चन में ना उसने आपसे सब कुछ मांगा ही नहीं है। क्या मांग रहा है? ट्रेड पेबल बताओ कंसोलिडेटेड कितने हैं, करंट एसेट बताओ कंसोलिडेटेड कितने हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट गुडविल सीआर बताओ कूल लिमिटेड पे कितना है, गुडविल सीआर बताओ गुड लिमिटेड पर कितना है। एसोसिएट की बात कर रहा है ये, ठीक है, और ये सब्सिडरी की बात कर रहा है। पीएनएल बताओ कंसोलिडेटेड कितना है, जनरल रिजर्व बताओ कंसोलिडेटेड कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है। बस इतना ही है। कल इस क्वेश्चन पे बड़ी हायतुबा मच रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप क्यों हायतुबा मचा रहे थे। नॉर्मल है, उसने आपसे पूरा क्वेश्चन तो मांगा ही नहीं है, उसने तो 9 आइटम मांग ली छोटी छोटी। आप बता दीजिए उसको एक एक करके, चलिए और मुझे बताते जाओ। ट्रेड पेबल, ये सॉल्यूशन है 5।
तो आप यहां पर एक एक करके कैलकुलेशन करते जाओ। उन्होंने रोमन नंबर नहीं लिखा तो हम भी 1 2 3 लिख देते हैं। उन्होंने 1 2 3 लिखा, हाँ, तो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड पेबल। बताओ जी, बेस्ट लिमिटेड के ट्रेड पेबल कितने हैं? बेस्ट लिमिटेड के ट्रेड पेबल हैं 3,80,000। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ट्रेड पेबल चाहिए आपको 380, ठीक है, दिया हुआ है सब कुछ। क्या कूल लिमिटेड को साथ में जोड़ दिया जाएगा? कूल लिमिटेड हमारी सब्सिडरी है, उसको जोड़ दिया जाएगा। कितने के हैं? 4,10,000। क्या कॉन्ट्रा कट जाएगा इसमें से? 3 लाख। क्या एसोसिएट को हम कंसोलिडेट करते हैं? जी नहीं। टोटल बताओ कितना हो गया? 4 3 7, 4,90,000। चेक कर ले एक बार। 3,80,000 प्लस 4,10,000 माइनस 3 लाख, 490। पहला काम खत्म। अब आप इसको भी कहें कि सर पता नहीं क्या पूछना शुरू कर दिया इंस्टीट्यूट ने, तो क्या पूछना? अब होता क्या, रट्टा लगाकर जिनका गए हैं वो हुआ नहीं। हम प्रैक्टिस कराते हैं तो तुम्हें आफत आ जाती है। हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कराते हैं तो तुम कहते हो ये टीचर पढ़ाता ज्यादा है, तुम कहते हो नहीं नहीं शॉर्ट वाले टीचर बढ़िया रखते हैं, कुछ पढ़ाते ही नहीं है। फिर बाद में फेल हो जाते हो तो फिर कहते हो ये क्या हो गया। अगली आइटम मैं फिर से कह रहा हूं, हाईएस्ट मार्क्स अकाउंट्स के इस बार भी हमारे बच्चे के आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, हाईएस्ट मार्क्स हमारे बच्चे के आएंगे। नंबर 2 पर आइए। करंट एसेट्स मांग रहा है वो आपसे। तो करंट एसेट्स में भी बेस्ट लिमिटेड के करंट एसेट्स बताओ। बेस्ट लिमिटेड के करंट एसेट्स चेक कर ले। अरे खुल जा भाई। करंट एसेट्स कौन से हैं? तो करंट एसेट्स, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, ये रहे करंट एसेट 9,65,000। कूल लिमिटेड में कितने के हैं? 560। क्या करंट एसेट्स में कॉन्ट्रा कटेगा? जो ऊपर कॉन्ट्रा काटा था यहां पर भी तो कॉन्ट्रा कटेगा। क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटेगा ऑन स्टॉक? वो कितने का था? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,50,000। और कोई तो एडजस्टमेंट है ही नहीं है, बात खत्म। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल आइटम। 965,000 प्लस 5,60,000 माइनस 4.5 लाख। टोटल देख लेना भाई, मेरे टोटल की गारंटी नहीं है। 1075, ठीक है। थर्ड नोट पे क्या मांग रहा है आपसे? वो थर्ड नोट पर क्या मांग रहा है? कह रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ। चलो भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर आ जाओ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिर्फ सब्सिडरी का निकलेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कूल लिमिटेड की शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी का शेयर कितना है? तो 20 लाख की शेयर कैपिटल है। आपने कितना अक्वायर किया था? 80%। तो 20% कितना हो गया? 4 लाख। माइनॉरिटी को सारे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। तो मुझे फटाफट से बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में उसका हिस्सा कितना हो गया? 44,000। जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा कितना हो गया? 84,000 का 20%, 16,400। अच्छा, P&L अकाउंट का बैलेंस 2,70,000 दिया हुआ है, पर आप अपने पास इसमें से यूपी हटा देंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, क्योंकि अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम मतलब किसका प्रॉफिट घटेगा? सब्सिडरी का घटेगा। तो सब्सिडरी में यूपी कितने का था? 1,50,000।
तो ये आ गया 1,20,000 का 24,000। और कौन सी आइटम है? बस इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, प्रॉप प्लांट छोड़ दो, करंट एसेट, ट्रेड पेबल, और तो कुछ आइटम नहीं है। हालांकि इसके अंदर कुछ P&L के आइटम के अलावा सेल विल का डेटा दिया, लेकिन हमको वो चाहिए नहीं है। हमारा तो उससे काम हो जाएगा ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का आ गया? 4,44,000 प्लस 16,400 प्लस 24,000, 484,400। ये भी काम खत्म। गुडविल निकालनी है ऑन कूल लिमिटेड शेयर, सब्सिडरी के लिए गुडविल निकालनी है। मुझे फटाफट से ये बताओ, आपके पास यहां पर इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज की थी हमने सब्सिडरी में? 14,80,000। ध्यान दें, ये उसने आपको कहां दिया? बिल्कुल फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी? 14,80,000, ठीक है। माइनस शेयर कैपिटल कूल लिमिटेड 20 लाख, 16 लाख। गुडविल तो आने वाली नहीं है भाई, ये तो कैपिटल रिजर्व आएगा, ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व कर देना। माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, अब बस प्री प्रॉफिट चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो सारा ही प्री होगा। तो ये आ गया हमारे पास 2,20,000 का 80%। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व, उसने कहा था ये सारा पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड है। आप एओपी बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं ना। क्वेश्चन इतना सिंपल है, आपको एओपी बनाना ही क्यों है? बनाना है तो बना लो, तब भी सेम आंसर आएगा। 84,000 का 80%। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान दें, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 30,000 बोला था ना उसने। और नेट प्रॉफिट कितने का होगा? अब ये बताओ, पूरे साल का नेट प्रॉफिट होगा 2,40,000। भाई 2,70,000 टोटल है, ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 30,000। तो नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 240। इसके अंदर हमको पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई प्रॉफिट हमारे पास जो पोस्ट पीरियड का आएगा वो आएगा ओनली फॉर प्री पीरियड का, वो आएगा 10 मंथ्स का, क्योंकि हमने कंपनी 1 फरवरी को अक्वायर कर रखी है। तो यानी कि आपका अमाउंट आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस, ठीक है ना। 2,40,000 इंटू 10/12। इसमें आपने यूपी को माइनस कर देना है। यूपी कितने का था? क्योंकि यूपी भी प्री पीरियड का था, तो दिस इज इक्वल टू 50,000। और 50,000 का 80% देख लो, 40,000 रुपए बनते हैं। बैलेंस देखते हैं क्या आ रहा है, गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। तो दिस इज इक्वल टू 40,000 प्लस 24,000 प्लस 67,200 प्लस 176,000 प्लस 16 लाख माइनस 14,80,000, 4,27,200। दिस इज योर कैपिटल रिजर्व। और मांगा उसने गुडविल कैपिटल रिजर्व, 5वें नंबर पे उसने मांगा गुडविल कैपिटल रिजर्व ऑन एसोसिएट प्रॉफिट्स। बताओ जी, इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी? 3,80,000 माइनस उसकी शेयर कैपिटल है 10 लाख का 25%, 25 है ना, 2.5 लाख माइनस हमने ये लास्ट डे खरीदा था, सब कुछ प्री है, ठीक है। डिबेंचर आएंगे नहीं, जनरल रिजर्व है
जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1,20,000। लास्ट डे खरीदा है तो कोई वैसे ही दिक्कत नहीं, सब कुछ फ्री है। पी एंड एल अकाउंट कितने का पी एंड एल है? 50,000। $12,500। और चेक कर ले, और कोई चीज मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। वो डिवेंचर्स हैं, वो आएंगे नहीं। तो क्या हो रहा है? ये 280, ये गुडविल आ रही है, दिस इज गुडविल। 380 माइनस 2,50,000 माइनस 42,500, 87,500। और आगे चलते हैं, 6th नंबर। और क्या मांगा उसने? पी एंड एल अकाउंट कंसोलिडेटेड। ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नहीं मांग रहा, पी एंड एल का बैलेंस मांग रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड वर्ड लिखा है ना, मतलब ये कंसोलिडेटेड पी एंड एल की स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, उसका बैलेंस मांग रहा है। तो मुझे बताओ बेस्ट लिमिटेड का पी एंड एल का बैलेंस कितना था? बेस्ट का पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है 3,26,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने आए? तो भाई 2,40,000 का प्रॉफिट था ना, तो हमारा पोस्ट का प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई? टोटल 2,40,000 था, तो 2 महीने का जो प्रॉफिट होगा उसका 80% करो। 2,40,000 इंटू 2/12 का 80%, 32,000। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और पोस्ट प्रॉफिट आएंगे। वो कौन से आएंगे? एसोसिएट के। बट वो हमने लास्ट डे किया था, बिकॉज हमने लास्ट डे उसे एक्वायर किया है, तो मेरे पास वो प्रॉफिट्स आएंगे ही नहीं। ओके, और हमारी कोई एडजस्टमेंट है इसके अंदर? बस यूपी तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं ना अपने पास। यूपी तो हमने अपने पास पहले ही प्री में एडजस्ट कर दिया है, तो यूपी का कुछ करना नहीं है। कॉन्ट्रा हमने इसमें कुछ करना नहीं है, और कोई आइटम है नहीं है। टोटल कर लीजिए 326, 358,000। 7th नंबर पे आओ। अब उसको क्या चाहिए? जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड। तो बेस्ट कंपनी का जनरल रिजर्व कितने का है? 269,000 प्लस हमने इसके अंदर और क्या कर दिया था? इसके अंदर पोस्ट के अंदर कुछ था ही नहीं, 269,000, क्योंकि सारा कुछ जो था वो किसका था? वो पहले पीरियड का था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मुझे बताओ जी, बेस्ट लिमिटेड का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना आरएफओ दिया हुआ है? और चल जा भाई। बेस्ट कंपनी की सेल्स का टोटल कितना दिया हुआ है? सेल्स एंड अदर इनकम कितने की है? 56 lakhs प्लस हमने कूल कंपनी को भी जोड़ना है इनटू 2/12, क्योंकि आपका पोस्ट का पीरियड है। तो 2/12, दिस इज इक्वल टू 38 लाख डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 लाख। 62,33,333। अब यहां एक छोटा सा मुद्दा उठता है, वो ये उठता है कि ऐसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पहले आरटीपी में डाला था, फरवरी 2024 में डाला था, मई 2024 के एग्जाम से पहले, जिसमें एक मिस्टेक थी कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक थी। उन्होंने जब दोनों कंपनियों की सेल को जोड़ा तो बिना ये देखे हुए कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, उन्होंने दोनों की पूरे साल की सेल को जोड़ दिया, और अगर कोई सेल परचेज कॉमन थी तो उसे एलिमिनेट कर दिया। इसका करेक्ट सॉल्यूशन जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए जो हम लोगों ने अभी आपके सामने ये किया है। ये नहीं कि हमने अपने पास कितनी सेल लेनी है, अपनी पूरे साल की, लेकिन सब्सिडरी हमने कब एक्वायर की है? 2 महीने पहले एक्वायर की है, तो उसकी सेल कितनी बुक करेंगे? ओनली फॉर 2 months। हम सिर्फ उसकी 2 महीने की सेल बुक करेंगे। तो और हमारा टोटल ये निकलाएगा, और इसमें कुछ भी कॉन्ट्रा नहीं कटेगा। जो कॉन्ट्रा सेल परचेज है विद इन ग्रुप 6.5 लाख की सेल परचेज है, वो यहां माइनस नहीं होगी। वो इसलिए माइनस नहीं होगी क्योंकि वो सेल परचेज हमारे पास
प्री एक्विजिशन पीरियड में हुई थी, जून के महीने में हुई थी, और हमने कंसोलिडेशन ही 1 फरवरी से स्टार्ट किया हुआ है। देयरफॉर ये उसका इंस्टीट्यूट के हिसाब से, मतलब हम जो आंसर देते हैं वो करेक्ट आंसर है जो एज पर एएस बनता है, पर इंस्टीट्यूट हमेशा की तरह गलतियां कर सकता है। तो इस आंसर में भी अगर इंस्टीट्यूट गलती करता है तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि वो आंसर क्या हो सकता है। वैसे मैं और आप अगर हम सब इंस्टीट्यूट को ईमेल लिखेंगे और कहेंगे कि साहब आपके क्वेश्चन में सिमिलर कॉन्सेप्ट जो आप हमेशा गलत करते हैं वो आपने पूछ लिया है, तो क्या आप इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, तो वो अब देख लेंगे। अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने गलत ही आंसर दिया तो मैं आपको गलत भी दे रहा हूं और ठीक भी मैंने आपको साथ में दे दिया। ओके, तो नाउ लेट अस डू व्हाट इंस्टीट्यूट कैन प्रोबेबली डू एज मिस्टेक। ओके, तो अगर वो मिस्टेक करता है तो क्या होता है तो देखो हमारे पास वो क्या करेंगे, वो कर देंगे बेस्ट कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो तो पूरे ले लेंगे। इसके अलावा वो कूल कंपनी की जो 38 लाख की सेल है वो भी पूरे महीने पूरे साल की ले लेंगे। ओ माय गॉड, और फिर उसमें से जो कॉन्ट्रा सेल परचेज है 6.5 लाख की थी ना, जो कूल ने माल बेचा था बेस्ट को, वो कॉन्ट्रा माइनस कर देंगे। तो उनके हिसाब से जो आंसर निकलेगा दैट विल बी 56 लाख प्लस 38 लाख माइनस 6.5 लाख। उनके हिसाब से आंसर निकलेगा 87,50,000, जबकि जो मेरा आंसर है जो मेरा आंसर है वो क्या निकल रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 87,50,000 का। यानी दिस इज द आंसर जो आपका गलत भी है, और ये मैं इसके आगे लिख दूं कि दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, बाकी देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो मैंने आपको बता दिया दिस इज द आईसीआई प्रोबेबल आंसर, क्योंकि आईसीआई का ये प्रोबेबल आंसर होगा, क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो गलत आंसर देंगे। तो इसका मतलब ये हमारे आने वाले वीडियोस का एक मसाला है, बाकी इसके अलावा कुछ ज्यादा फायदा नहीं। और ये आपका है करेक्ट आंसर जो आपको एक्चुअल में एज पर एएस जो कहता है एज पर एएस 21, वो ये वाला आंसर बनता है। हमें ये करना चाहिए। तो बेस्ट कंपनी का मटेरियल का खर्चा कितना है 36,50,000, और प्लस कूल कंपनी का 2 महीने का टोटल कितना आ जाएगा 31,20,000 इंटू 31,20,000 इंटू डिवाइडेड बाय 6 कर दूं मैं, तो दिस इज इक्वल टू 5,20,000, और कॉन्ट्रा कटेगा नहीं क्योंकि ट्रांजैक्शन प्री पीरियड की है, प्लस 36,50,000 इज इक्वल टू 41,70,000। और इंस्टीट्यूट इसका जो आंसर निकाल देगा, आईसीआई का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंस्टीट्यूट आंसर निकाल देगा 36,50,000 और साथ में कूल का वो कॉस्ट डाल देगा 31,20,000 और उसमें से कॉन्ट्रा माइनस कर देगा, और कॉन्ट्रा कितना माइनस कर देगा 6.5 लाख, और ये आ गया 36,50,000। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत टाइप कर दिया, 36,50,000 यही है ना, प्लस 31,20,000 माइनस 6,50,000। तो ये आपका आंसर हो गया इंस्टीट्यूट का। ओके, दिस इज योर इंस्टीट्यूट आंसर। ये मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। आज की डेट क्या है, आज 13 सितंबर 2024 है। देखते हैं इंस्टीट्यूट इसमें क्या करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। अब मेरे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो इधर और की चॉइस है, तो मतलब दोनों क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 1 अप्रैल को मिस्टर डे हैज 25,000 शेयर्स ऑफ स्क्वायर लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 25 पर शेयर। फर्दर इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। 31 जुलाई को डायरेक्टर्स ने इशू कर दिया 1 शेयर बोनस फॉर एवरी 5। इन्वेस्टमेंट का सवाल है क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 30 सितंबर को डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दिया एक राइट इशू विच एंटाइटल टू होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ 20 per share. Shareholders can transfer the right. Mr. Day sold 1/4 entitlement to Dhwani of a consideration of 5 per share and subscribed the rest on 5 October. You are required to prepare investment account. Okay, मरियल सा क्वेश्चन है बट फिर भी कर लेते हैं। सिक्स ए
तो मैं इसके अंदर ए में भी पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, आपको पेपर में वाला वाला नहीं लिखना है, आप ईदर, ठीक है, बस ये मेंशन कर देंगे कि हमने ईदर किया है। तो मुझे फटाफट से बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांगा हुआ है तो हम बनाते हैं जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिविडेंड है नहीं है, डिविडेंड का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। डेट है, डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर अगर अब की बार गलत किया ना तो वीडियो तो बहुत बनाऊंगा मैं। अगर अब की बार इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया ना तो वीडियो तो हम भी बहुत बनाएंगे फिर। और उन सेंट्रल काउंसिल मेंबर को चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे जाकर कि क्या किया तुमने। लो भाई, सबसे पहले कह रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को मिस्टर डे के पास बैलेंस बीडी में 25,000 शेयर्स थे, जो कि उसने कितने के खरीद रखे थे? बुक वैल्यू ऑफ 25 रुपए पर शेयर, 25 25 625। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए। फर्दर इंफॉर्मेशन में कहता है 31 जुलाई को 31 जुलाई 23 को बोनस इश्यू निकला। बोनस इश्यू निकला 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड, 5,000 का बोनस निकला। बोनस में पैसे नहीं देने पड़ते, अभी भी रिलायंस का बोनस निकला ना, वैसे ही निकला ये, ठीक है। 30 सितंबर को कंपनी ने राइट इश्यू निकाला, राइट में 1/4 उसने ध्वनि को दे दिया। 5 अक्टूबर को बाकी खरीद लिया, 5 अक्टूबर को उसने खरीद लिया। मुझे फटाफट से बताओ आपको कितने शेयर्स मिलने चाहिए? तो आपके पास है 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर में आपका राइट कितने का आया है? 3 फॉर एवरी 2, ठीक है। तो ये हो गया 45,000 शेयर का राइट आया है, जिसमें आपने 75% राइट सब्सक्राइब किया है, 1/4 आपने ध्वनि को दे दिया है। 45,000 का इंटू 75%, 33,750। और ये शेयर्स आपने किस भाव पर खरीदे हैं? एट द रेट ऑफ, कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? एट द रेट ऑफ 20 ईच, 675। जो आपने अपने पास सेल की है ध्वनि ने, तो ध्वनि को, तो यहां लिखे राइट सोल्ड टू डी फॉर 45,000 का 1/4, और कितने का बेचा है? 5 रुपए। तो कितने पैसे आपको मिलेंगे? 45,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 56,250 विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है ना, वो P&L में चला जाएगा। और कोई चीज? ओ माय गॉड, क्वेश्चन खत्म हो गया है, और तो कुछ भी नहीं है। 63,750, 6 और 6 12 और 1 13 लाख। टोटल चेक कर लेना भाई, क्योंकि मेरे टोटलों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो टोटल हो जाना चाहिए 13 लाख और 63,750। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये इधर वाला क्वेश्चन था। और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जी, इन डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंटरीज इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ सच कॉस्ट्स। तो बढ़िया सवाल था ये, ज्यादा अच्छा था। एग्जाम्पल देने आपने AS2 के अंदर जो आपकी कॉस्ट एक्सक्लूड की जाती है। तो लिखें फॉलोइंग costs are excluded
फ्रॉम कॉस्ट अंडर AS2। अब लिखते जाओ, एग्जाम्पल मांग रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव से स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बड़े सारे एग्जाम्पल दिए हुए हमने क्लास में, आप उन एग्जाम्पल को उठाओ और चिपका दो। स्टोरेज एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉसेस, और कौन सा लिख दे अपने पास, बस बहुत है मेरे ख्याल से, इतने ही बहुत है। ठीक है, तो ये मैंने 5 एग्जाम्पल दे दिए 4 नंबर में, 4 भी बहुत थे वैसे तो। बी पार्ट पर आ जाओ। तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बी पार्ट। The following scheme of reconstruction has been approved for the equity shareholders and debenture holders of TP Limited। लो भाई, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया। एंट्री मांगी हुई है इसके अंदर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो, इसके बाद क्या रह गया, एक ब्रांच का क्वेश्चन। चलो, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया इसके बाद तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ 1.5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच द फॉलोइंग। 50,000 का कैश देना है, 9 लाख रुपए के लिए 10% डिवेंचर देने हैं, 20% प्रीमियम पर देने हैं आपने ये, और बाकी 5.5 लाख रुपए आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 50,000 शेयर देने हैं। वो तो दूसरा पॉइंट है। आओ जी, सॉल्यूशन नंबर 6B। जर्नल इन द बुक्स ऑफ TP लिमिटेड। नंबर 1, शेयर होल्डर्स को आपने हटाना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल चली जाएगी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो चली जाएगी वो जाएगी 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इन्हें आपने देना है कैश, और आपने देना है इनको 10% डिबेंचर्स। नौ लाख के डिबेंचर्स हैं, नहीं नहीं नहीं, 9 लाख रुपए के लिए 10% डिबेंचर्स देने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो मुझे 9 लाख रुपए देने हो किसी को 120 पर, तो मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताओ कितने हो जाएंगे। मैंने किसी को 9 लाख रुपए के डिबेंचर देने हैं, 9 लाख रुपए की टोटल वर्थ के, ठीक है। तो इसका अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने दे दूंगा मैं, 7,500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। और इन्हें किस पर इशू करूंगा, इन्हें इशू करूंगा 20 रुपए प्रीमियम पर। और क्या देना है, बैलेंस 5.5 लाख, जो बाकी 5.5 लाख बच गया क्या, तो ये हो गया 9 लाख 50, 5.5 लाख। इक्विटी होल्डर को आप शेयर दे देंगे 5 लाख के, टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू 50,000 इंटू 10, 5 लाख। तो बाकी बच गया कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये आ जाना चाहिए 50,000 रुपए। बीइंग नरेशन देनी नहीं तो छोड़ो नरेशन को, फिर फालतू काम क्यों करें। नंबर 2, फिर वो कहता है 8% डिबेंचर है 5 लाख के, डिबेंचर होल्डर्स टू एक्सेप्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 3.5 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 445। तो आप इसकी प्रॉपर्टी को पहले अपने पास रीवैल्यू कर लो। बीइंग प्रॉपर्टी रीवैल्यूड, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी करनी है, 3.5 लाख को 445 करना है। 95,000 से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को डिबेंचर्स को दे देना है। तो 8% डिबेंचर चले जाएंगे, 5 लाख रुपए टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और ये फुल सेटलमेंट में है।
तो बाकी हो गया कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बैलेंसिंग फिगर। भाई आपने 4:45 में उनको निपटारा कर दिया तो आपने प्रॉपर्टी भी खत्म कर दी और डिवेंचर भी खत्म कर दी और डिफरेंस आपने वहां डाल दिया। और कुछ है नहीं है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का जो बैलेंस आ रहा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बताओ भाई कितने का बैलेंस आ जाएगा? तो ये आ गया हमारे पास 50,000 प्लस 95,000 प्लस 55,000। कितना आ गया जी? 50,000 प्लस 55,000 प्लस 95, 2 लाख रुपए आ गया। दिस इज इक्वल टू 2 लाख। फिर भी टोटलिंग की मेरी कोई गारंटी नहीं है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका सी पार्ट पर आ जाओ, आखिरी सवाल। तो लो भाई आखिरी सवाल। कितना टाइम हो गया भाई हमको? रवि जी कित हाँ 2 घंटे 15 मिनट ही हुए हैं बस। Following is the information of Kullu branch, Kullu of Best Enterprises of Shimla Limited for the year ended 31st March. Goods are invoiced at branch cost plus 20%, sold at invoice price plus 25%। मुझे फटाफट से, अच्छा दादा आपको तो यहां से दिखाना है ना। तो बताओ भाई ब्रांच को हम 100 का माल कितने में देते हैं? 100 रुपए हेड ऑफिस की कॉस्ट होती है तो हम देते हैं 120 रुपए का आईपी। और 120 का अगर आईपी हो तो ब्रांच इसे कितने का बेचती है? इसके ऊपर 25% जुड़ देती है। 120 का 25% 30 रुपए, 150 रुपए। अदर इंफॉर्मेशन, तो ये होलसेल ब्रांच हो गया ना। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम आ गया। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम मतलब ब्रांच के लेवल पे काम करना है। ठीक है, ब्रांच के लेवल पे काम करना है। स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है। गुड्स रिटर्न्ड टू ब्रांच इतना दिया हुआ है। सेल्स इतना दिया हुआ है। और इसके अलावा एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं 56,000 रुपीज के। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द फॉलोइंग। प्रॉफिट अर्नड बाय दी ब्रांच, ब्रांच के लेवल पे काम करना है। ओके अच्छा, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड नहीं करना। मोस्टली क्वेश्चन जो किताब में है वो स्टॉक एंड डेटर पे है। उसने क्या मांगा आपसे? ट्रेडिंग P&L से मांग लिया। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ओके, this is your solution number 6C। ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाना है, बस बन गया ब्रांच का ट्रेडिंग P&L अकाउंट। रुपीज कुल्लू ब्रांच। मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थ कुल्लू में हुआ था। मेरी पत्नी शिमला से है। ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है ना? एक कुल्लू में था, एक शिमला में था। 2 ओपनिंग स्टॉक 2,25,000 आईपी पर। बताओ क्या करेंगे? 20% जोड़ो, इसका कितना हो गया? 45,000। ठीक है ना, 2,25,000 है कॉस्ट, तो 2,70,000 हो गया ओपनिंग स्टॉक। गुड्स सेंट बताओ जी कितने का हो गया? गुड्स सेंट है ये 14,85,000। ये भी कॉस्ट पे दिया हुआ उसने। $17,82,000। फिर सेल्स भी दी हुई है 19,50,000। आप इसकी वजह से जीपी निकाल सकते हैं। 19,50,000 150 पर होगा तो जीपी कितना होगा? 30 रुपए। 19,50 अगर 150 पर होगा तो 30 रुपए कितना? 3,90,000। हमारे पास गुड्स रिटर्न भी हैं और गुड्स रिटर्न जो दे रखे हैं वो है एट इनवॉइस प्राइस बाय गुड्स रिटर्न। बाकी जो बचेगा दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक।
तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ जाएगा? 2,70,000 प्लस 17,82,000 प्लस 3,90,000 माइनस 19,50,000 माइनस 4,17,000। और अगर मेरा जीपी यहां पर आ गया बाय जीपी 3,90,000 और खर्चे कितने के हैं? 56,000, तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? तो ये हो गया हमारे पास 3,90,000 माइनस 56,000 इज इक्वल टू 334,000। और एक और चीज ने मांगी आपसे, कह रहा है कैलकुलेट। बस खत्म बेटा खत्म, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व आपने ये निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 4,17,000। लोड का रेट है 20/120। 4,17,000 डिवाइडेड बाय 6, 69,500। तो लो भाई, ये हमने कंप्लीट कर दिया है आपका पेपर। तो रवि, हमें कितना टाइम लगा इसको करने में? हमने किया है 118 मार्क्स का पेपर, जिसमें से 30 मार्क्स का हमने एमसीक्यू कल किया था, लगभग आधे घंटे में किया था कल हमने। और आज हमने 88 मार्क्स के क्वेश्चंस को किया है, शायद लगभग कितना बताया रवि? 2 घंटे 20 मिनट के आसपास। ओके। तो यानी 2 घंटे और 50 मिनट में हमने 118 नंबर का पेपर किया है। तो मेरे बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलोगे अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो कोई लंबा पेपर नहीं है। मैं ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन आप कहेंगे शर्मा जी आपको कॉन्सेप्ट पता थे तो आपने जल्दी कर लिया। पर एनीवे, आप स्लो कर लोगे तो भी 3 घंटे में हो जाएगा। आपने 118 नंबर का तो करना नहीं, आपने तो 100 नंबर का करना है, तो तब भी विद इन टाइम हो सकता था। फिर भी मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे चलो। ये सॉल्यूशंस उन लोगों के लिए काम के, खास तौर पे हैं जो लोग जनवरी में एग्जाम लिख रहे हैं या मई 2025 में एग्जाम लिख रहे हैं। उनको थोड़ा आइडिया रहेगा कि पेपर किस प्रकार के आते हैं और हमें कैसे करना चाहिए। तो मैंने एक पूरा मॉडल टेस्ट करके दिखा दिया कि हाउ आई डू। मैंने क्वेश्चंस को उठाया, रीड किया, रीड करके मैंने कैसे प्रेजेंट किया। दिस इज व्हाट योर इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू डू। ओके, ऑलवेज अंडरस्टैंड, आपको कॉन्सेप्ट ही बचाएंगे, क्राइमिंग नहीं बचाएगी। आमतौर पे क्या होता है, हम लोग ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि कैसे हम कम से कम समय के अंदर पेपर दे दें या कम से कम प्रैक्टिस कर लें और हम एग्जाम जाके दे दें। दीज टेक्निक्स वोंट वर्क। तो मेरे को पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, 34 साल हो गए, कुछ तो मेरा एक्सपीरियंस होगा कि आप तो नए नए जवान हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे ये फालतू लंबा लंबा पढ़ाते हैं, तो हमको अपने शॉर्टकट में काम करना चाहिए। दोस्त, उसमें होगा क्या, उसमें या तो आप सीए छोड़ ही देंगे या आप बीच में सीए कर ना पाएंगे, तो नुकसानदायक स्थिति है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और पेपर दो। ये पेपर मैंने आपको करवाया, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी आगे मेहनत करते रहें। हम ये चाहते हैं कि आप अपने पास हार्डवर्क करते रहें, हम भी आपके साथ हार्डवर्क करते रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, सी यू वेरी सून, बाय बाय।